सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं अपना थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगी। पहले मैं डॉक्टर शालिनी चक्रवर्ती हूँ, साइंटिस्ट एंड कोऑर्डिनेटर फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट, फ्रूट रिसर्च स्टेशन ईट खेड़ी में प्लेस्ड है। यहाँ से मैं आई हूँ और आज जिस विषय पे हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे वो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट थ्रू प्लांट नर्सरी। हम अभी तक इस कोर्स में जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ों का हमको एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जिनसे हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, जिनसे हम इनकम जनरेशन कर सकते हैं, ऐसी चीज़ों की जानकारी हमको दी जानी है। तो एक वेंचर जो कि हमारा नर्सरी का है और एग्रीकल्चर से बहुत अच्छे तरीके से संबंधित है। हमारे बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो एग्रीकल्चर में जिनकी डिग्री है, उनको एक बेसिक नॉलेज भी है एग्रीकल्चर का। और इसके अलावा अगर जो लोग एग्रीकल्चर फील्ड के नहीं है तो एक बहुत छोटा सा एक बेसिक आप नॉलेज लेके, एक स्किल को लेके आप किस तरीके से इस नर्सरी के क्षेत्र में आगे आ सकते हैं और अपने लिए एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का इसको जरिया आप एक बना सकते हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी कि नर्सरी क्या है। तो वी ऑल नो दैट नर्सरी जो हमारा है बेसिकली हॉर्टिकल्चर की बैकबोन है। नर्सरी एक हॉर्टिकल्चर के लिए बेसिक नीड है। विदाउट नर्सरी वी कैन नॉट डू एनीथिंग इन हॉर्टिकल्चर। और इसमें नर्सरी में जो बेसिकली हमारा हम जिन टेक्निक्स की, जिन प्रैक्टिसेस की बात करते हैं वो है प्लांट प्रोपेगेशन टेक्निक्स। प्लांट प्रोपेगेशन टेक्निक हमारा हॉर्टिकल्चर नर्सरी का एक कोर पार्ट है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिस पे हमको ध्यान देना है। और जो पूरे इस नर्सरी के इनकम जनरेशन का जो वेंचर है उसमें बेसिकली हमारा प्लांट प्रोपेगेशन टेक्निक्स जो स्किल है वो हमको लेना है थ्रू ट्रेनिंग एंड अदर skill impartment. And the other thing is plant material for horticulture plantations are raised from seeds and vegetable parts. तो सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि हॉर्टिकल्चर में हम जब नर्सरी को हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास प्लांटिंग मटेरियल का होना जरूरी है। प्लांटिंग मटेरियल होगा तो उससे हम सीड तैयार करेंगे, प्लांटिंग मटेरियल होगा तो उससे हम उसके वेजिटेटिव पार्ट से हम और प्लांट्स को तैयार करेंगे। तो प्लांटिंग मटेरियल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर हॉर्टिकल्चर प्लांटेशन। Then role of mother plant, this is also very much important part because हमारे पास जब तक मदर प्लांट्स नहीं होंगे, मदर प्लांट्स ऑफ डिफरेंट वैरायटीज, अगर हमको एक नर्सरी सेटअप करनी है, हमें वहां पर डिफरेंट वैरायटीज के, सपोज हमें मैंगो का डिफरेंट वैरायटीज का प्लांटेशन हमको प्लांट्स बनाने हैं, गुआवा के प्लांट्स बनाने हैं, तो हमारे पास मदर प्लांट का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और नर्सरी का जो फेट या नर्सरी का जो करियर जो डिसाइड होता है वो सबसे ज्यादा डिपेंड करता है कि आपके प्लांट्स जो आप बना रहे हैं, जो प्लांटिंग मटेरियल आप तैयार कर रहे हैं, उसकी क्या क्वालिटी है, उसकी क्या ट्रूथफुलनेस है, जो आपके मदर प्लांट्स हैं। बिकॉज अगर आपके पास जो मदर जर्मप्लाज्म है वो अच्छा होगा तो आपका नर्सरी भी आप एक रिलायबल, क्वालिटी और ट्रूथफुल और प्योर आप प्रोजेनी उसमें से निकाल पाएंगे और आप जो भी आपका क्लाइंट है उसको आप ट्रूथफुल प्लांट दे पाएंगे। तो जो हमारा बेसिकली मदर प्लांट है जो हमारे नर्सरी के फेट को डिसाइड करते हैं। देन अ गुड नर्सरी एंटरप्रेन्योर डज नॉट डिपेंड ऑन अदर्स फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ मदर प्लांट्स। और एक चीज का हमें बिल्कुल ध्यान रखना है कि हमारे पास अगर हम नर्सरी स्टार्ट कर रहे हैं और अगर हम प्लांट प्रोपेगेशन टेक्निक के थ्रू लेयरिंग, ग्राफ्टिंग ये सब हम करना चाहते हैं, जिसके बारे में आगे अभी आपको बताऊंगी काफी डिटेल में, ये सब अगर हम करना चाहते हैं तो हमारे पास जो भी प्लांटेशन हम कर रहे हैं उसका मदर ब्लॉक होना बहुत जरूरी है।
उसका मदर ब्लॉक मतलब हर वैरायटी का हमारे पास, हर वैरायटी के कुछ प्लांट का सेपरेट सेपरेट हमारे पास ऑर्चर्ड होना जरूरी है, या एक मदर ब्लॉक हमारे पास जिसमें हमारे पास सब मदर प्लांट्स अवेलेबल हो, जिनकी हेल्प से हम अपने प्लांट्स को तैयार कर सकें। और ये जो मदर प्लांट्स हैं, इनका सिलेक्शन हमें कैसे करना है, ये हमें बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि देखिए भारतवर्ष में बहुत सारी वैरायटीज हैं। किसी भी आप फ्रूट को ले लीजिए, आप मैंगो को लीजिए, आप गुआवा को लीजिए, और यू कैन टेक नींबू, आपका बेर, आंवला। तो हमारे पास बहुत सारी वैरायटीज हैं हर फ्रूट प्लांट की। लेकिन अगर हमें उनका सिलेक्शन करना है तो हमें सबसे पहले जिन फैक्टर्स पे डिपेंड करना पड़ेगा, जिन फैक्टर्स को हमें देखना पड़ेगा, वो है उनकी अवेलेबिलिटी। जैसे अगर हम साउथ इंडिया का जो प्लांटिंग मटेरियल है उसको अगर हम सोचें कि जो जो वैरायटीज हैं उनको अगर हम यहाँ लाके उनका मदर ब्लॉक बना लें तो वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, बिकॉज दोज आर नॉट वेरी मच पॉपुलर इन आवर एरिया। जो हमारे एरिया में पॉपुलर हैं, जिनकी अडेप्टेबिलिटी है, प्लस जिनकी अवेलेबिलिटी हमारे पास मदर प्लांट्स की अवेलेबिलिटी है, उन्हीं को सबसे ज्यादा जो हमारा जो इस एरिया में, सपोज हमसे यहाँ पे अगर आम का हमको नर्सरी लगानी है तो नर्सरी में हमको बेसिकली हमको जो चाहिए वो है, यहाँ पर अपने मध्य प्रदेश में जैसे हमें यहाँ पर दशहरी चाहिए, हमको मल्लिका चाहिए, हमको लंगड़ा चाहिए। इस तरीके से जो हमारी वैरायटी है जो यहाँ पर फेमस है, जो यहाँ पर फेमस है और जिनकी यहाँ पर डिमांड है, और जिन वैरायटीज का अडेप्टेशन यहाँ इजीली हमारे क्लाइमेट में, एग्रो क्लाइमेटिक जोन में हो सकता है, उन्हीं वैरायटीज के मदर प्लांट्स को हमें सेलेक्ट करना चाहिए। अन्यथा दूसरे जगह के प्लांट्स का मदर ब्लॉक बनाने का यूजफुलनेस बहुत कम होता है। सो next slide. What is the scope and importance of plant propagation in horticulture? हमारा जो हॉर्टिकल्चर में जो हम नर्सरी बना रहे हैं या प्लांट प्रोपगेशन कर रहे हैं, इसका क्या स्कोप है, क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी कि देखिए हॉर्टिकल्चर प्लांट्स में कुछ प्लांट्स, फ्रूट ट्रीज, नॉर्मली जो फ्रूट ट्रीज होते हैं वो पेरिनियल इन नेचर होते हैं। हमको ईयरली उससे हमको लाभ मिलता है, पूरे साल फ्रूटिंग उसमें नहीं होती है। बहुत सारे फ्रूट ट्री हमारे बहुत लंबे समय के लिए सरवाइव करते हैं, जैसे कि हम आम का ही बगीचा लें तो ये हमारा जो फ्रूट ट्रीज हैं इनकी लाइफ 100 ईयर्स तक भी हो सकती है। बहुत अच्छा लाइफ स्पैन इनका होता है। इसके बाद हम ये भी जानते हैं कि जितने भी फ्रूट प्लांट्स हैं या हॉर्टिकल्चर में फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर्स, दीज हैव अ वेरी गुड सिग्निफिकेंस इन ह्यूमन न्यूट्रिशन। हम बेसिकली फ्रूट्स और वेजिटेबल का कंजम्पशन जो है वो इसलिए करते हैं क्योंकि हमको सर्वाइवल के लिए, ह्यूमन सर्वाइवल के लिए इन फूड्स की जरूरत होती है, इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की जरूरत होती है। वी टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम दिस फ्रूट एंड वेजिटेबल। सो बेसिकली वी कैन से जब तक दुनिया में आदमी है तब तक हॉर्टिकल्चर का सिग्निफिकेंस बना रहेगा, and the business related to the horticulture will never end and will always generate income for the human being, because it is associated with the directly to the human life. So it plays a prime role in wealth generation and socio-economic status of the farmer. तो इसीलिए आप देखिए कि जितने भी एग्रोनॉमिकल क्रॉप्स हैं उनके साथ साथ हमारे जो किसान हैं वो अपना देखिए एग्रोनॉमिकल जो क्रॉप्स होती हैं उनको हमारे किसान इसलिए भी लेते हैं बिकॉज उनका एक रनिंग इनकम बना रहता है। एंड नॉर्मली हमारे जो ऑर्चर्ड्स होते हैं या फिर वेजिटेबल के साथ थोड़ा लिमिटेशन ये रहता है कि वी नीड अ प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी, एंड जब हमारे पास प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी है तो फार्मर्स आर डेफिनेटली गो फॉर द हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। तो नो डाउट these are wealth generating, these horticulture crops, especially fruits and vegetable, along with the flowers, spices, these all are wealth generating crops. So horticulture का जो scope है, this is very vast, it will never end.
Most of the horticulture crops are propagated vegetatively, for which nursery units are necessary. तो अब यहाँ पे जब हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का इंपॉर्टेंस आता है तो वहां पर हमारा नर्सरी यूनिट का भी इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाता है, बिकॉज विदाउट नर्सरी यूनिट दीज क्रॉप्स, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, विल नॉट बी प्रोपोगेटेड. So nursery units are very much required, and there are plentiful programs being implemented to develop the nurseries and thereby bringing about horticulture development. मैं आगे अपने लेक्चर में आपको बहुत सारी जो हमारे गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, बैंक से हमको किस तरीके से हेल्प मिल सकती है नर्सरी सेटअप के लिए, और क्या क्या स्कीम के अंतर्गत हम गवर्नमेंट फंड सब्सिडीज का लाभ ले सकते हैं, इसके बारे में भी बताऊंगी. क्योंकि इस हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के इंपॉर्टेंस और स्कोप को देखते हुए गवर्नमेंट ने ऐसी बहुत सारी स्कीम्स को लॉन्च किया है जो कि आपके हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट के लिए जरूरी है. सो वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. This is the scope of nursery business. So here we see the scope of nursery business. As I told you, first it is required for human nutrition. Human nutrition से related है, हमको अपनी डेली लाइफ में वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का कंजम्पशन करना है. एंड फ्रूट्स और वेजिटेबल का कंजम्पशन तभी होगा जब वेजिटेबल के सीडलिंग्स तैयार होंगे और उन सीडलिंग्स को रोपा जाएगा, रोप तैयार होगी, रोप से उनको रोप से उनकी फसल उगाई जाएगी और उससे वेजिटेबल्स तैयार होंगी. इसी तरीके से प्लांट के जो सैपलिंग्स हैं वो तैयार करते हैं फ्रूट प्लांट्स के, और उससे बड़े फ्रूट प्लांट्स को ऑर्चर्ड तैयार होते हैं जिनसे फ्रूट हमको मिलता है. इसके साथ साथ हम फ्लावर्स भी हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आते हैं. तो बुके शॉप्स, अभी आप देखिए कि ओके लास्ट 1 ईयर में थोड़ा सा ये बिजनेस फ्लावर्स का डल हो गया था बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक, और इनफैक्ट उस केस में तो सारे ही बिजनेस बहुत डाउन हुए थे एक्सेप्ट द फूड बिजनेस. लेकिन जो बुके शॉप्स हैं या फ्लावर्स का जो हमारी डेली लाइफ में यूज है, आप मंदिर में जाएं, आप पार्टीज में जाएं, यू कैन गो टू एनी कॉन्फ्रेंस या किसी भी प्रोग्राम में आप जाएं, तो बुके एंड फ्लावर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. तो हमारे यहाँ बुके थोड़ा सा फैशन में भी आ गया है. आजकल हम लोग पार्टीज वगैरह में भी जाएं तो बुके वगैरह देने का बहुत फैशन है. तो ये जो चीज है ये टाइम के साथ और अभी इंक्रीज होती जा रही है, एनहांस होती जा रही है, बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू समवॉट रिलेटेड टू द फैशन. ये अभी फैशन बन गया है बुके यूज करना, फ्लावर्स यूज करना, बिकॉज दीज आर द लाइफस्टाइल थिंग्स. सो बुके शॉप में हमारे फ्लावर की जो नर्सरी होती है उनका बहुत यूजफुलनेस है. देन क्राफ्ट बिजनेस फर्म, अभी आप ऐसे ऐसे बुके शॉप्स देखेंगे जहाँ पे सिर्फ बुके ही नहीं मिल रहे हैं, जहाँ पर आपका या ऐसी इस टाइप की आप नर्सरीज देखेंगे जहाँ पे प्लांट्स के साथ आपको उसके डेकोरेशन, उससे रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं उससे रिलेटेड, आपको मॉस है या स्टैंडिंग आपके पॉट्स हैं या फ्रेम्स हैं, स्टैंडिंग फ्रेम्स हैं जहाँ पे आप पॉट्स को डेकोरेट कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के पेबल्स हैं, जितनी भी क्राफ्ट की आइटम रिलेटेड टू द डेकोरेशन अलोंग विद द फ्लावर्स. तो उसमें आपका क्ले भी यूज होगी, मड भी यूज होगी, प्लास्टिक की आइटम्स यूज होंगी, वुड पीसेस यूज होंगे. तो ये सारा जो एसोसिएटेड बिजनेस है, दिस इज एसोसिएटेड बिजनेस विद द नर्सरी. तो इनका भी आजकल नर्सरी के साथ इस बिजनेस का भी बहुत स्कोप्स है. देन कंटेनर, अभी आप जाइए किसी भी नर्सरी में आप जाइए, पहले ये नहीं होता था, पहले नर्सरी सिर्फ प्लांट्स के लिए होती थी, बट अभी आप देखिए ये एक फुल फ्लेज बिजनेस बन चुका है कि आप किसी भी नर्सरी में जाइए, वहां पर जितने भी आपके कंटेनर्स, आपको डिफरेंट कलर्स, साइजेस, शेप्स, इन सब के कंटेनर्स भी वहीं पर अवेलेबल आपको मिलेंगे. देन अपार्ट फ्रॉम दैट अपना जितना भी आपका जितना आप जो भी नर्सरी है उसका हमेशा एक टाई अप रहता है. जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स हैं नियर बाय एरिया में जो इस टाइप की बास्केट या पॉट्स या कंटेनर्स को बना रही हैं, उनका टाई अप रहता है, और वो अपना जहां आपने प्लांट्स दिया वहीं पर ही आप इन कंटेनर्स को भी दे रहे हैं. तो आपका जो कस्टमर है वो एक ही जगह पे, एक ही रूफ के नीचे उसको सब चीजें अवेलेबल हो रही है. तो these are the associated business or these are the we can say extensions of nursery business.
चेंजिंग द स्टाइल ऑफ प्लांट। अभी आप पहले हम एक जाते थे और हम सिर्फ सिंपल प्लांट मांगते थे, बट आज की डेट में देयर आर वैरायटी ऑफ प्लांट, बोनसाई, आपका ऑर्नामेंटल प्लांट्स, इंडोर प्लांट्स। तो हम जो प्लांट के डिफरेंट स्टाइल्स में चेंज कर रहे हैं वो भी आजकल बहुत ज़्यादा डिजायरेबल है, उसको भी बहुत ज़्यादा यूज में लिया जा रहा है और उसको एक नर्सरी का आप कहना चाहिए कि एडवांस फॉर्म के रूप में बिजनेस जो है प्रोपोगेट कर रहा है। तो दिस इज द स्कोप ऑफ नर्सरी बिजनेस। देन इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट नर्सरी। मैंने अभी तक आपको जो स्कोप बताया उसके साथ इम्पोर्टेंस तो एकदम साथ साथ चली आ रही है, बिकॉज हम नर्सरी के बगैर, जैसे कि मैंने अभी पिछली साइड में भी आपको बताया था कि नर्सरी के बगैर हम हॉर्टिकल्चर को प्रोपोगेट नहीं कर सकते, हॉर्टिकल्चर को हम डेवलप नहीं कर सकते। सीडलिंग्स और ग्राफ्ट, जितनी भी ग्राफ्टिंग्स तैयार कर रहे हैं, वेजिटेबल सीडलिंग्स तैयार कर रहे हैं, दीज आर प्रोड्यूस्ड इन नर्सरी and fruit orchard and ornamental gardens. These all can be established with minimum care, cost and the maintenance. तो ये सारी चीजें जो हमें सीडलिंग तैयार करना है, grafted plants तैयार करने हैं, these all plant propagation activities can be done in nursery only. So whether it is a large scale nursery, whether it is a small scale, whether it is a medium scale nursery, तो उसको हमें एक नर्सरी की फॉर्म में ही हम इन चीज़ों को कर सकते हैं जिनसे हमारा हॉर्टिकल्चर डेवलप होगा। और नर्सरी में हमको लेकिन एक मिनिमम केयर चाहिए, कॉस्ट उसमें इंक्लूडेड है, एंड वी हैव टू मेंटेन द प्लांट्स। देन नर्सरी प्लांटिंग मटेरियल आर अवेलेबल एट द बिगिनिंग ऑफ द प्लांटिंग सीजन। हमको अगर एक नर्सरी सेटअप करनी है तो हमें उसका जो भी सीजन हमारा अपकमिंग सीजन जो भी आ रहा है, जैसे सपोज अभी हमारे पास गर्मी आने वाली है, समर्स आने वाली है, तो समर की तैयारी हमको अभी जनवरी से ही कर देनी है। अभी आज मार्च स्टार्ट हो गया है, पर जनवरी एंड से ही हमको समर की तैयारी स्टार्ट करनी है। हमको क्या प्लांट्स लगाने हैं, क्या हमको किस चीज की पौध, किस चीज के सीडलिंग, सपोज वी आर प्लानिंग टू प्रोड्यूस द सीडलिंग्स ऑफ वेजिटेबल्स, तो हमको उसका गर्मियों में अगर ये पौध लगेगी तो हमको उसको अप्रैल मई में नहीं सोचना है, वी हैव टू थिंक इन एडवांस। हमको जनवरी से ही उसकी प्लानिंग करनी है, उसका सीड लेके आना है, उसकी बेड्स तैयार करनी है, एंड हमको जो रोपा डालना जिसके बोलते हैं, सीड्स को हमको सीड्स से हमको जो सीडलिंग्स तैयार करने हैं उनकी तैयारी हमारी जनवरी एंड से स्टार्ट हो जाती है। एंड बाय द टाइम लाइक मार्च में ये फरवरी एंड विद इन अ मंथ हमारे सीडलिंग्स जो रोप है वो वेजिटेबल्स की वो तैयार हो जाती है। 1 महीने का टाइम हमको चाहिए होता है, एंड उसके बाद हम उसके बंचेस बनाते हैं, सपोज 50 का बंच, 100 का बंच, और उसके बाद हमारा ये फेब एंड से हमारा ये रोप बिकना स्टार्ट हो जाता है। और बाय द टाइम ये फेब एंड में इसका प्लांटेशन फील्ड्स में हो जाता है। आप लेट हुए तो आपका रोप तैयार करने का खर्चा आपको ही बेयर करना पड़ेगा, बिकॉज दोज हु आर डूइंग इट इन एडवांस वहां से लोग परचेज करेंगे और आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि लेट सीजन में वेजिटेबल्स का प्लांटेशन कोई भी नहीं चाहता है। सब जानते हैं कि मई में, क्योंकि हम ये चीज बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर कोई वेजिटेबल का प्लांटेशन कर रहा है, वेजिटेबल्स लगा रहा है, तो जो सीजन में इनिशियली, जैसे जो सीजन हमारा अप्रैल लास्ट या मई में स्टार्ट होता है, सपोज गिलकी का सीजन हमारा अप्रैल में स्टार्ट होता है, तो हमारा जो इनिशियल 15-20 दिन का पीरियड होता है जब सब्जी का फार्मर को सब्जी भेजनी होती है, तो इनिशियल पीरियड में उसको सब्जी के दाम बहुत अच्छे मिलते हैं, इसलिए वो प्रायर में प्लानिंग करता है कि जिससे वो फरवरी एंड तक उस अपनी जो सब्जी है उसको लगा सके। तो इसलिए हमको उससे भी प्रायर में, एडवांस में अपना प्लांटिंग मटेरियल को तैयार करना पड़ता है। इसी तरीके से फ्रूट प्लांट्स की अगर हम बात करें
तो वी नो कि फ्रूट प्लांट ज्यादातर ऑर्चर्ड्स या फ्रूट प्लांट्स घरों में भी जो लोग लगाते हैं बरसात के सीजन में, हमारा मई लास्ट में मॉनसून आने का पूरे चांसेस बन जाते हैं। नॉर्मली मई लास्ट या जून फर्स्ट वीक में हमारे यहाँ मॉनसून आ जाता है। तो हमें पता है कि यही टाइम है जब सबसे ज्यादा हमारे ऑर्चर्ड्स में भी डिमांड रहेगी, लोकल नर्सरीज में भी डिमांड रहेगी। तो हमारा प्लांटेशन जो प्लांटिंग मटेरियल है वो बाय द एंड ऑफ अप्रैल वी शुड बी रेडी विद दैट. We should have plenty of material so that we can cater to the market before person start thinking of planting it. तो हमको अगर ये मार्केट का रुख देख के हमको सीजन को हमें 2 महीने पहले कैप्चर करना है। जो भी सीजन आ रहा है उससे एडवांस में हमको प्लांटिंग मटेरियल तैयार रखना है। दिस सेव्स द टाइम, मनी एंड एफर्ट्स ऑफ द फार्मर टू रेज सीडलिंग्स। तो हमारा जो टाइम, तो देखिए आप लेट करेंगे तो भी लगेगा, आपका मनी उतना ही लगेगा, एफर्ट उतना ही लगेगा, लेकिन अगर आप इसको टाइमली कर लेंगे, टाइम से पहले जब आपको इसको मार्केट में इस सीडलिंग्स की जरूरत है, तो आपको जो मुनाफा है, जो प्रॉफिट है, दैट विल बी मोर. So there is a wide scope of fruit orchards, ornamental vegetables, landscape gardens at public gardens, highway, cooperative houses, housing society. अभी पर्यावरण के जो नियम है उसमें हर सोसाइटी को कुछ ग्रीन एरिया, कुछ परसेंटेज ऑफ ग्रीन एरिया हर सोसाइटी में जरूरी हो गया है। तो वो ग्रीन एरिया को मेंटेन करने के लिए एवरी सोसाइटी, और आप जानते हैं कि एक ही शहर में पता नहीं कितनी सोसाइटी एक साथ डेवलप हो रही होती है, हर सोसाइटी में आजकल प्लांटेशन बहुत मस्ट हो गया है। जो गाइडलाइंस हैं एनवायरमेंटल बोर्ड की, उसके तहत हर सोसाइटी को, हर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को, या आप जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, पब्लिक गार्डन्स हैं, इन सब में हमारे फ्रूट प्लांट, वेजिटेबल्स तो वहां पर जरूरत नहीं होती, लेकिन फ्लावर का हमको बहुत जरूरत रहता है, ऑर्नामेंटल प्लांट्स का बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट रहता है। तो दीज आर ऑल स्कोप ऑफ प्लांट नर्सरी. देन हाउ डू दीज नर्सरी प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट? सबसे पहले हमारा जो ये क्या रोल प्ले करती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास जेनेटिकली प्योर नर्सरी स्टॉक डेवलप होता है, हम ऑथेंटिक प्लांट्स को डेवलप कर सकते हैं। और जो हमारा, मैंने आपको बताया था जब हम मदर ब्लॉक की बात कर रहे थे, मदर प्लांट्स की बात कर रहे थे, तो वी शुड हैव द ऑथेंटिक मदर ब्लॉक। इसमें कोई मिक्स जर्म प्लांट्स नहीं होना चाहिए, हमारे पास एकदम ऑथेंटिक, हमारे पास ये जेनेटिकली प्योर नर्सरी स्टॉक हमारे पास रहना चाहिए, जिससे हम हेल्दी और अच्छी ग्रोथ के, अच्छी प्लांट ग्रोथ के सैपलिंग, सीडलिंग्स तैयार कर सके। और हमारा जो प्लांटिंग मटेरियल है दैट शुड बी सेटिस्फैक्टरी इन क्वांटिटी एंड एज वेल एज क्वालिटी एंड इजीली अवेलेबल फॉर फर्दर मल्टीप्लिकेशन। तो हमारे पास अगर नर्सरी होंगी तभी हम इसका फर्दर मल्टीप्लिकेशन कर पाएंगे। देन एक्सपोर्ट ऑफ नर्सरी स्टॉक। सो अभी आजकल आप देखिए कि अब हम जो भी मार्केट को देख रहे हैं, हम एक कोई लोकल लेवल पर ही उसको नहीं देख रहे हैं। हम हर पर्सन चाह रहा है कि उसका जो भी, वेदर इट इज अ नर्सरी, वेदर इट इज अ फूड प्रोसेसिंग यूनिट, कोई भी, अगर वो कोई भी प्रोडक्शन किसी भी लेवल पे, यहाँ पे प्लांट का प्रोडक्शन है, प्रोसेस फूड का प्रोडक्शन है, किसी भी, उसको गवर्नमेंट चाह रही है कि सिर्फ लोकल लेवल तक वो सिमट के ना रह जाए, उसका स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे एंड एज वेल एज ग्लोबल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे भी इसका एक्सपोर्ट करने की तैयारियां हर एंटरप्रेन्योर को रखनी है। तभी हम अपने इकोनॉमी को बढ़ा पाएंगे, तभी हम अपने जीडीपी में हेल्प कर पाएंगे, अगर हम अपना एम जो है उसको इंटरनेशनल या ग्लोबल बनाएं। तो अगर हमें अपना नर्सरी स्टॉक को एक्सपोर्ट करना है, देन ऑल्सो दीज नर्सरीज प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल। तो हमारा जो ग्लोबलाइजेशन, इन सब से अगर हम क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल तैयार कर सकते हैं, वो तभी होगा जब हमारे पास जेनेटिकली प्योर नर्सरी स्टॉक होगा। और अगर हम
अच्छा क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल तैयार कर सके, तो वी कैन एक्सपोर्ट दिस प्लांटिंग मटेरियल टू द अदर कंट्रीज ऑल्सो। सो इसके लिए हमको थोड़ा स्पेशल टेक्निक और केयर रिक्वायर्ड होगी, जो कि हम बहुत छोटे छोटे प्रशिक्षण लेके इसके द्वारा हम ये टेक्निक्स, जो स्पेशल टेक्निक्स हैं जिनसे हम अपना एक अच्छा प्लांटिंग मटेरियल तैयार कर सके, उसको हम कर सकते हैं। सो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, नो डाउट जितनी ज़्यादा नर्सरी होंगी, और इट इज़ अ नेवर एंडिंग बिजनेस, जितना ज़्यादा आपका नर्सरी का काम एक ऐसा है कि इट इज़ नेवर एंडिंग, तो आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का, तो इसमें आप एक नर्सरी बनाते हैं, आप अपने अंडर 10 लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, तो देयर इज़ अ ह्यूज डिमांड ऑफ स्किल्ड प्रोफेशनल। अभी बहुत इस टाइप के कोर्सेज चल रहे हैं प्रैक्टिकल, जिनमें ट्रेनिंग, ग्राफ्टिंग, बर्डिंग, पॉटिंग, रीपॉटिंग और अदर नर्सरी ऑपरेशंस की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके थ्रू लोग अपना नर्सरी कर सकते हैं, किसी प्राइवेट नर्सरी या पब्लिक नर्सरी में जॉब भी कर सकते हैं। तो नो डाउट दिस विल क्रिएट लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू द कॉमन मैन, and there are lot of employment opportunity for technical, skilled, semi-skilled, unskilled labor. So it is itself a big we can say we should have to convert it into an industry. Nursery should be a industry, क्योंकि जिस लेवल पे आज की डेट में प्लांटेशन की जरूरत है, हमें नर्सरी को एक इंडस्ट्री के रूप में लेने की जरूरत है। देन रोल ऑफ नर्सरी इन ड्राई लैंड हॉर्टिकल्चर, तो हमारे जैसे कि अब हमारे इंडिया में ही हमारे पास 9 से 11 9 to 11 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स हैं, और कई जोन्स ऐसे हैं जो ड्राई लैंड हैं, ड्राई लैंड हॉर्टिकल्चर को जहाँ पे प्रेफर किया जाता है। तो इन नर्सरीज के थ्रू हम उन एरिया में जहाँ पे सूखा पड़ता है, जहाँ पे सारे प्लांट सब टाइप के प्लांटेशन नहीं हो सकते, तो वहां पर भी हम ड्राई लैंड हॉर्टिकल्चर को इन नर्सरीज के थ्रू प्रमोट कर सकते हैं। ऐसे जो ड्रॉट टॉलरेंट फ्रूट क्रॉप्स हैं, उनको हम वहां पर उनका प्लांटिंग मटेरियल तैयार कर सकते हैं, सो दैट दिस कैन प्रोवाइड इनकम टू द फार्मर। तो दीज आर वेरियस रोल विच नर्सरी प्लेज इन हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट। अब हम टाइप ऑफ प्लांट प्रोपगेशन नर्सरीज के बारे में बात करते हैं कि हमारा जो ये नर्सरीज होती हैं कितने प्रकार की होती हैं, किस किस बेसिस पे हम इनका डिफरेंशिएशन करते हैं, कैसे इनका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो बेसिकली नर्सरी इज अ प्लेस वेयर प्लांट्स आर प्रोपगेटेड एंड ग्रोन टू अ यूजेबल साइज, जहाँ पे हम प्रोपगेशन करते हैं, प्लांट्स को बनाते हैं और बना के तुरंत उसको सेल नहीं कर देते, उसको एक ऐसी स्टेज तक रहने देते हैं जब वो एक ऐसे साइज में हो गया है, ऐसा साइज अटेन कर लिया है जहां से हम उसको अब सेलिंग के लिए दे सकते हैं और अब वो फील्ड में लगाने के लिए उपयुक्त है। तो दिस प्लेस इज कॉल्ड अ नर्सरी। सो नर्सरी वेरियस क्राइटेरिया है नर्सरी को क्लासिफाई करने के। एक तो हम सेल के बेसिस पे नर्सरीज को क्लासिफाई कर सकते हैं, रिटेल नर्सरीज, होलसेल नर्सरी। तो रिटेल नर्सरी वो है जो कि जनरल पब्लिक को, जैसे आप रोड साइड में आप देख सकते हैं। और मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि जो हमारे स्टूडेंट्स जो जिनका रोड साइड पे जिनके पास अवेलेबिलिटी है, दे कैन स्टार्ट द रिटेल नर्सरी, बट जिनके पास रोड साइड नहीं है तो उनको डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है कि अगर रोड साइड नहीं है तो वो नर्सरी नहीं तैयार कर सकते, बिकॉज देयर आर स्कोप फॉर होलसेल नर्सरीज। क्योंकि हमारे पास अगर रोड साइड पे जगह है, लैंड है जहाँ पे हम एक नर्सरी का सेटअप कर सकते हैं, तो हम उसको रिटेल के रूप में चला सकते हैं। लेकिन सबके पास ये जगह अवेलेबल नहीं होती है, तो हम रिटेल की जगह होलसेल नर्सरी को भी स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ पे कि जो प्लांट्स बनाए जाएंगे वो किसको दिए जाएंगे। जैसे जनरल पब्लिक आती है तो रिटेल नर्सरी में जाती है, एक एक दो प्लांट्स लेने, एक एक वैरायटी के। पर जहां पर बड़ी कॉमर्शियल गार्डन्स हैं या फिर इंस्टीट्यूशंस हैं या कई प्राइवेट स्टेट्स बन रहे हैं, कई प्राइवेट कोऑपरेटिव्स बन रही है, कई टाउनशिप डेवलप हो रही है, तो उन सब जगह में जो
बहुत बड़े लॉट में प्लांट्स को भेजना होता है, लाइक एक ही प्लांट की कम से कम 500 पौधे चाहिए रोड साइड लगाने के लिए। तो ऐसे जो बड़े ऑर्डर्स होते हैं उनको केटर करने के लिए होलसेल नर्सरीज तैयार की जाती हैं, जिनके लिए ये जरूरत नहीं है कि वो रोड साइड पर हो, वो कहीं इंटीरियर में भी हो सकती हैं। तो दोनों टाइप की नर्सरीज को ओन किया जा सकता है, सेटअप किया जा सकता है। देन फेज ऑफ द प्रोसेस, आप क्या क्या प्रोसेस वहां पर करना चाहते हैं, इस पे भी नर्सरी का क्लासिफिकेशन होता है। सपोज आप प्रोपोगेशन करना चाहते हैं, मतलब प्लांट्स से प्लांट्स आप तैयार करना चाहते हैं, आप सिर्फ प्लांट्स कहीं से लाके वहां पर ग्रो करते हैं और उनका रिटेल सेल करते हैं, तो ये बहुत सारे तरीके हैं। कई बार आप सिर्फ मदर ब्लॉक्स आप वहां पर रखते हैं और आप मदर ब्लॉक्स को देते हैं किसी के यूज के लिए कि वो अपना प्लांटिंग मटेरियल तैयार कर सके। तो बहुत सारी तरीके हैं जिनके जिनके लिए नर्सरी को तैयार किया जाता है। देन टाइप ऑफ प्लांट, अब आप हर नर्सरी में हर टाइप के प्लांट नहीं मिलते। सपोज कोई नर्सरी जो है फ्रूट प्लांट्स के लिए जानी जाती हैं, कुछ में सिर्फ वेजिटेबल सीडलिंग्स तैयार किए जाते हैं, कुछ सिर्फ फ्लावर्स नर्सरी होती हैं, कहीं पर सिर्फ शेड वाले प्लांट्स जो रोड साइड में शेड प्लांट्स लगते हैं उनका प्लांटिंग मटेरियल तैयार होता है, कहीं कहीं पर सिर्फ रॉक गार्डन प्लांट्स तैयार होते हैं। तो डिफरेंट, मतलब ये ओनर का आउटलुक है कि उसके पास क्या अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, क्या वो कर सकता है और कितना उसके पास मार्केट है। तो इस पे भी डिपेंड करता है कि नर्सरी का मैग्नीट्यूड क्या होगा। देन नर्सरी बिजनेस इज हाईली सीजनल, अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, ड्रॉट, चीपर फॉरेन कंपटीशन, फैशन एक्सेट्रा। तो ये हमको ध्यान रखना है। ये सारे पॉइंट्स जो मैंने अभी आपको बताए कि हम नर्सरी को रिटेल नर्सरी बनाएं, होलसेल नर्सरी बनाएं, या फिर हम प्रोपोगेशन की कौन सी टेक्निक्स लें, या हम सीडलिंग्स रेज करें, या हम रिटेल काउंटर वहां पर खोलें, या हम किसी पर्टिकुलर टाइप के प्लांट्स का प्लांटिंग मटेरियल तैयार करें। ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आपकी जगह का क्या टेम्परेचर है, आपके यहाँ इरिगेशन की क्या फैसिलिटीज हैं, आपके यहाँ कंपटीशन कितना है। सपोज आपके आसपास 10 किलोमीटर के एरिया में 4 नर्सरी खुली हुई हैं एंड दे आर प्रोड्यूसिंग फ्लावर सीडलिंग्स, तो फ्लावर के पौधे, फ्लावर प्लांट्स तैयार कर रही हैं, तो यू नीड नॉट टू स्टार्ट अ नेक्स्ट यूनिट इन फ्लावर प्रोडक्शन। आपको उससे थोड़ा हट के सोचना पड़ेगा, बिकॉज कई बार आपको बहुत ऐसा कंपटीशन उसी एरिया में देखने के लिए मिल जाता है। तो आपको ये सारी चीजें डिपेंड करती है। और हाँ, क्या फैशन, मतलब इस समय आपका एरिया अगर शहर के किसी पॉश एरिया से लगा हुआ है तो वहां पे बुके का डिमांड ज्यादा होगा, फ्लावर्स का डिमांड ज्यादा होगा। आपका एरिया के पास अगर एग्रीकल्चर लैंड ज्यादा है तो आपके यहाँ ऑर्चर्ड के लिए ज्यादा डिमांड रहेगी। तो और अगर आपके पास शहरी क्षेत्र लगा हुआ है तो आपके पास ऑर्नामेंटल प्लांट्स की डिमांड ज्यादा रहेगी। तो दीज ऑल डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर्स कि आप अपनी नर्सरी का मैग्नीट्यूड और टाइप क्या रखना चाहते हैं। प्लांट्स जो हैं वो सीड से भी प्रोपोगेट कर सकते हैं। प्लांट्स asexually by budding, grafting, layering और अदर नर्सरी टेक्निक्स से भी डेवलप किए जा सकते हैं। तो डिफरेंट टेक्निक्स हैं। अब क्या है कि अब आपको मैं डिफरेंस बताऊंगी कि सीड से जब प्लांट्स तैयार किए जाते हैं और असेक्सुअल टेक्निक्स जैसे कि बडिंग है, ग्राफ्टिंग है, लेयरिंग है, उनसे अगर नर्सरी टेक्निक्स से तैयार किए जाते हैं तो उनमें क्या डिफरेंस आता है। तो दिस इज वन फोटोग्राफ ऑफ ऑर्चर्ड, लेयरिंग ऑफ गुआवा प्लांट। तो गुआवा में जैसे आपके पास मदर प्लांट्स का ब्लॉक एक अवेलेबल है जिसमें आपके पास 10 से 15 वैरायटी एटलीस्ट वहां पर है, तो आप डिफरेंट वैरायटी, और ये दीज वैरायटी जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये मदर प्लांट्स जो आप सेलेक्ट करेंगे, जो सिलेक्शन करेंगे, इट विल डिपेंड कि आपके यहाँ किन प्लांट का अडेप्टेशन अच्छा है। हम नागपुरी संतरे की सारी वैरायटी यहाँ नहीं लगा सकते, बिकॉज उसमें से कुछ वैरायटी यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करेंगी और कुछ वैरायटी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगी। तो जो वैरायटी हमारे एरिया में पर्टिकुलरली हमारे टेम्परेचर, हमारे क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से अच्छा परफॉर्म करेंगी, उन्हीं की यहाँ पर डिमांड होती है। तो
आप कौन सी वैरायटी सेलेक्ट करते हैं जो हमारे एरिया में फेमस है, हमारे एरिया के लिए एडेप्टेबल है, उन्हीं वैरायटीज का आप 10 से 15 वैरायटी, 10 से 20 वैरायटी, जितनी भी आपको अवेलेबल हो जाए, इजीली आपको मिल जाए, उनका आप एक मदर ब्लॉक तैयार कर लीजिए। एक एक दो दो प्लांट सबके आपके पास रहने चाहिए मिनिमम इनिशियली, और उसके बाद तो आप उसको इंक्रीज करते जाते हैं मदर ब्लॉक को। तो उसके बाद आप ये लेयरिंग ग्राफ्टिंग, देखिए हम अमरूद के बीज से या किसी भी सीड के बीज से उसका प्लांट तैयार कर सकते हैं। हम किसी भी बीज के सीड से उसका प्लांट तैयार कर सकते हैं, और दैट इज सेक्सुअल प्रोपोगेशन। और असेक्सुअली भी हम उसका जो डिफरेंट हमारी टेक्निक्स हैं, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, बडिंग, इन सब के थ्रू भी हम प्लांट को तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये प्लांट की एक ब्रांच में बीच में उसके उसमें एक कट लगा के और एक मिक्सचर हमारा कोकोपीट सैंड और फार्म यार्ड मैन्योर का एक कॉम्पैक्ट मिक्सचर बना के उसके ऊपर हम मिक्सचर को रैप कर देते हैं, लगा देते हैं, और उसको पॉलिथीन से दोनों साइड से एयर टाइटली रस्सी से बंद कर देते हैं। विद इन अ मंथ इसके अंदर आप देखिए, दूसरे फोटोग्राफ में आपको दिख रहा है, आपका जड़ें फूट आती हैं। इससे थोड़ा सा आपके प्लांट के प्रोडक्शन पे असर पड़ सकता है, बिकॉज हम जो प्लांट का जो ब्रांच का जो हिस्सा हम ले रहे हैं, उसके अगले हिस्से पे जो भी फ्रूटिंग होगी वो आपके दूसरे प्लांट में चली जाएगी। तो अब आपने यहाँ पर जिस वैरायटी का प्लांट में आपने ये लेयरिंग किया, उसी वैरायटी का आपके पास प्लांट तैयार हो जाएगा। जब 1 महीने बाद इसमें जड़ें फूट आती है तो हम इसको यहाँ से कट कर देते हैं और इसको नए बैग में रोप देते हैं, और 1 महीने तक करीब इसको हम वहां पर 15 दिन से 1 महीने तक के लिए हम इसको पॉली हाउस या शेड नेट में इसको रखते हैं, जिससे ये एक्नेटाइज हो जाए अपने नए एनवायरनमेंट के लिए, और उसकी जो जड़ है उसकी पकड़ मजबूत हो जाए। इसके बाद ये करीब इतने में आपका ये 1 फीट का पौधा हो जाता है, तो इजीली जो है लोग उसको लेना भी पसंद करते हैं। और सबसे बड़ी चीज जो हमारा लेयर्ड या ग्राफ्टेड का हमारा फायदा है वो ये है कि तीसरे वर्ष से इसमें फल आना स्टार्ट हो जाता है, छोटे पौधे में भी। लेकिन वहीं पे जब आप सीड से पौधा बनाते हैं तो इट विल टेक अराउंड 3 to 4 मंथ। सीड से इतना बड़ा पौधा बनने में आपको 3 to 4 मंथ लग जाएंगे, एंड जो फ्रूटिंग है वो आपका करीब 6 से 7 साल के बाद तैयार होगा आना आपका फ्रूट। मतलब डिपेंड्स कि जैसे आम में आपका 10 साल के बाद प्लांट का जर्मिनेशन सीड से जब होता है तो करीब 10 साल के बाद ये हमारा आपका इसको तैयार किया जाता है। ठीक, थैंक यू। 10 साल के बाद फ्रूट्स का आना स्टार्ट होता है। और वहीं पे अगर हमारा ग्राफ्टेड प्लांट है, ये आप देखिए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन मैंगो के ये ग्राफ्टेड प्लांट है, ग्राफ्टिंग की गई है। इसमें जो टेक्निक है वो ये है कि आप पहले देसी आम जो होता है, जो हम खा के फेंक देते हैं या आजकल बहुत ज्यादा खाया ही नहीं जाता है, देसी आम का यूज आजकल थोड़ा सा कम हो गया है, क्योंकि आजकल बहुत सारी कलमी वैरायटी आम की आ गई हैं। बट गांव में जो देसी आम के बड़े बड़े पौधे लगे होते हैं, बहुत प्रोडक्शन उसमें आपके पास आता है, लेकिन उसकी जो जड़, वो जो गुठली होती है, उससे आप कहीं पे भी फेंक देते हैं, उससे वो पौधा तैयार होता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो देसी आम की गुठली होती है उसको इकट्ठा करके उससे प्लांटिंग मटेरियल, उससे पहले जमीन में आपका रूट स्टॉक तैयार किया जाता है, क्योंकि देसी आम की जो गुठली है उससे जो रूट स्टॉक तैयार होता है, रूट स्टॉक, वो बहुत उसकी पकड़ जमीन में मजबूत होती है और उसकी लाइफ बहुत अच्छी होती है। अब और ये जो इसके ऊपर हम अपना जो भी कलमी आम का हमें ग्राफ्टिंग करनी है, जब ये प्लांट हमारा 1 से 2 फीट का हो जाता है तो इसमें हम कलमी आम की बर्ड स्टिक लेकर इसके अंदर हम ग्राफ्टिंग करते हैं और इस तरीके से उसको
टाइटली रैप करके बांध के और ऊपर से उसके ऊपर पॉलिथीन लगा दी जाती है, जिससे उसके अंदर गर्माहट बनी रहे और हमारा जहां पे हम उसकी ग्राफ्टिंग करते हैं वहां पर वो उसका जाइलम एंड फ्लोएम जो है मिक्स हो जाता है दोनों वैरायटीज का, और यहाँ से ऊपर जो उसका हमारा प्लांट जिसकी की हमने ग्राफ्टिंग की है उसके ऊपर बर्ड स्टिक में लीव्स का स्फुटन आने लगता है। लोकल लैंग्वेज बोलते हैं कल्ले फूटने लगते हैं। तो इसका मतलब हमारा प्लांट ये तैयार हो गया है, सक्सेस हो गया है हमारा ग्राफ्टेड प्लांट। और ऊपर जो वैरायटी आएगी वो हमारी कलमी आम की वैरायटी होगी। रूट स्टॉक बस हमारा देसी का रहेगा और ऊपर हमारा कलमी आम रहेगा। और इसके बाद हम जो हमारा फ्रूट भी मिलेगा वो हमें कल जो जिस भी वैरायटी का, सपोज लंगड़ी का लगाया है, दशहरी का लगाया है, चौसा का लगाया है, मल्लिका, आम्रपाली, जिसका भी हमने लगाया है उसका हमारा प्लांट ये तैयार होगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि जब हम सीड से कोई भी प्लांट तैयार करते हैं तो उसमें बहुत लंबे समय के बाद हमको फ्रूट का प्रोडक्शन मिलना स्टार्ट होता है, बट इसमें हमारा तीसरे साल से फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। और सेक्सुअली जो हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है इसमें एक चीज बहुत अच्छी है कि जो हमारे एक्चुअल प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो ऑथेंटिक हमारा प्योर प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक है वही उसमें ट्रांसमिट होता है। देयर विल बी नो चेंज इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रोजेनी। लेकिन सीड में कई बार हमारा जो सीड से तैयार प्लांट होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बदलने का चांसेस रहते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे टाइप्स ऑफ नर्सरी अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ प्लांट्स ग्रोन, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये फ्रूट प्लांट की नर्सरीज तैयार फ्रूट प्लांट नर्सरीज दिखाई गई हैं। अगर फ्रूट ये भी हो सकता है कि हम सिर्फ जो नर्सरी अपनी ले रहे हैं उसे सिर्फ फ्रूट प्लांट नर्सरी बना के रखें, हम सिर्फ वहाँ पे फ्रूट्स का ही फ्रूट प्लांट मटेरियल तैयार करें, तो उसके लिए हमारे पास छोटे छोटे ऑर्चर्ड्स या मदर ब्लॉक होना, जैसे मैंगो का हम कर सकते हैं, गुआवा का हम फ्रूट प्लांट तैयार कर सकते हैं, पोमेग्रेनेट का कर सकते हैं, सपोटा का कर सकते हैं, चीकू, ऑरेंजेस का कर सकते हैं। कई नागपुर और ऑरेंज की जो कई अपने महाराष्ट्र की कई ऑरेंज की वैरायटी है जो यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस देने लगी है, अपने मध्य प्रदेश में भी अच्छा परफॉर्मेंस देने लगी है, उनके प्लांट्स हम तैयार कर सकते हैं। ऑरेंज के लिए हमको जो ये रंगदार लाइम आता है या अटर्रा के जो पौधे होते हैं जिनका मार्केट में कोई कंजम्पशन नहीं है, उसके ऊपर हम ग्राफ्टेड या लेयरिंग करके हम ये प्लांट ग्राफ्टिंग करके अपने प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। ऑरेंजेस के आर प्रोपोगेटेड विद वेजिटेटिव मींस। फूड नर्सरी आर एसेंशियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्राफ्ट एज वेल एज द मदर प्लांट्स ऑफ चियन एंड रूट स्टॉक। तो बेसिकली हमारे पास मदर प्लांट्स का मदर ब्लॉक होना बहुत जरूरी है इफ वी वांट टू सेट अप अ फ्रूट प्लांट नर्सरी। देन द नेक्स्ट वन इज वेजिटेबल नर्सरी। वेजिटेबल नर्सरी में हम वेजिटेबल्स का बना सकते हैं, सीडलिंग्स बना सकते हैं। ऑल वेजिटेबल एक्सेप्ट फ्यू लाइक पोटैटो, स्वीट पोटैटो, बल्बस वेजिटेबल एंड सम अदर आर रेज्ड बाय द सीडलिंग्स। तो बहुत सारी जो हैं उनको तो हम बल्ब से भी बना सकते हैं वेजिटेबल्स को, और कई सारी वेजिटेबल्स ऐसी हैं जो कि जिनके हम सीडलिंग्स बना सकते हैं। कुछ वेजिटेबल्स जैसे कि जिनका सीडलिंग्स बना सकते हैं वो भटा, टमाटर, मिर्ची, गोभी, पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, पर्पल कैबेज, तो इन सब का हम प्याज की पौध, टमाटर की पौध, ये सारा हम सीडलिंग्स के थ्रू, इनकी बहुत डिमांड रहती है। सिर्फ वेजिटेबल नर्सरी जहाँ पे सिर्फ वेजिटेबल के सीडलिंग्स आपको मिलेंगे, ऐसा भी तैयार किया जाता है। इसके अलावा कुछ पेरिनियल वेजिटेबल्स भी होती हैं, पेरिनियल प्लांट्स होते हैं जैसे कि ड्रमस्टिक है, लिटिल गार्ड है, लोकेशिया है, तो इनके लिए भी हम वहां पर पेरिनियल प्लांट के लिए भी उसी तरीके से जैसा हम फ्रूट प्लांट्स में करते हैं, ये नर्सरी से फ्रूट्स के लिए वेजिटेबल्स के लिए भी तैयार की जा सकती है। देन वी कम टू द ऑर्नामेंटल प्लांट नर्सरीज। इसके अलावा कई बार फ्रूट्स और वेजिटेबल नर्सरीज नहीं होती हैं, सिर्फ ऑर्नामेंटल प्लांट नर्सरीज होती हैं।
Ornamental and floriculture crops are numerous and are propagated vegetatively like gladiolus, carnation, roses, lilies, etc. तो हमारा बेसिकली जो फ्लावर्स की नर्सरीज हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स की नर्सरीज हैं, फ्लावर्स की हैं, तो जितने भी फ्लावर्स हैं उनकी पौध हम तैयार कर सकते हैं, सीड से तैयार कर सकते हैं उस पौध को। जितने भी, और अभी आप देखिए जो विंटर सीजन है, विंटर सीजन में तो पूरा आपका फ्लावर्स का बहुत अच्छा बिजनेस चलता है, एंड स्पेशली इन विंटर्स जो है आपको पहले से तैयारी करनी है, और फ्लावर्स की नर्सरीज आप बेड्स आप तैयार कर लीजिए, सीडलिंग्स तैयार कर लीजिए, इसका पॉटिंग कर दीजिए, छोटे छोटे पॉट्स में इसको ट्रांसप्लांट कर दीजिए, एंड वंस दे गिव स्टार्ट गिविंग फ्लावर्स, एक एक फ्लावर आने की देर है, आपका जो उसमें कॉस्ट है वो पर प्लांट जो है इट विल रेज अप टू डबल और ट्रिपल। तो ये, और इसके साथ साथ ऑर्नामेंटल, जितने भी ऑर्नामेंटल हमारे प्लांट्स हैं उनका डिमांड तो थ्रू आउट द ईयर बना रहता है। तो थर्ड टाइप ऑफ हमारा ऑर्नामेंटल प्लांट नर्सरीज है। इसके बाद देयर इज वन टाइप ऑफ नर्सरी, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट नर्सरीज, जिसमें कि हम सिर्फ मेडिसिनल प्लांट्स को लेते हैं और एरोमेटिक प्लांट्स को लेते हैं, जिनसे हमारा, जिनका मेडिसिनल यूज है, एंड जिनका बेसिकली ये जितने भी आयुर्वेदिक हमारी दवाइयाँ होती हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन होती हैं, आयुर्वेदिक कंपनीज उनको फॉर मेडिसिनल पर्पस उनको यूज करती हैं। तो कई बार जैसे कि अभी विंध्य हर्बल है, तो विंध्य हर्बल में आयुर्वेदिक मेडिसिन तैयार की जाती है, दे हैव देयर ओन नर्सरी, लाइक उन्होंने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है जो उनके ही कैंपस में उनका मेडिसिनल प्लांट्स की नर्सरी को देखता है, एंड वहां पे एवरी मेडिसिनल प्लांट विच इज बीइंग यूज्ड इन द मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन, दे आर प्लांटिंग देयर। तो पूरा मेडिसिनल प्लांट का उनके पास है। इसके अलावा जितने भी एरोमेटिक प्लांट्स हैं जिनसे हम सुगंधित ऑयल निकाल सकते हैं, जिनका कि फार्मास्यूटिकल कंपनी एज वेल एज इन इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट मार्केट बहुत अच्छा है। तो अगर कोई इस बारे में भी सोचता है कि सिर्फ मेडिसिन और एरोमेटिक प्लांट नर्सरीज में के फील्ड में उसको जाना है, तो दे कैन go ahead, and this is a very profitable business nowadays because most of the people are turning towards the Ayurvedic मेडिसिन और एरोमेटिक ऑयल्स का। तो इस समय मार्केट बहुत अच्छा है बिकॉज एरोमेटिक ऑयल्स का यहाँ पर कॉस्मेटिक्स, फूड आइटम सब जगह इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो इनका जो मार्केट है वो आपका मेनली आयुर्वेदिक मेडिसिनल प्रैक्टिशनर ही ले लेते हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया ऑयल सीड का आपका इंडस्ट्री में बहुत यूज है। इसके बाद हम आते हैं हाईटेक नर्सरीज। हाईटेक नर्सरीज में देखिए अभी कमर्शियल प्लांट्स का बहुत डिमांड है इस समय। तो जैसे टिश्यू कल्चर, बनाना, जरबेरा, कार्नेशन, इन सब का बहुत मतलब बड़े लेवल पर डिमांड है। तो इसको छोटी नर्सरी के माध्यम से फुलफिल कर पाना इज नॉट पॉसिबल। तो इसके लिए बहुत सारे हाईटेक नर्सरीज जिसमें पूरा जो इरिगेशन सिस्टम है दिस इज टोटली कहना चाहिए कि फुल्ली ऑटोमाइज्ड, ग्रीन हाउसेज हैं, ग्लास हाउसेज हैं, बिल्डिंग ऑफ ग्लास और प्लास्टिक टनल्स हैं, जहां पर आप पूरा टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी सबको कंट्रोल कर सकते हैं, और जितना आप जो भी डिमांड है मार्केट की उसको आप हार्श वेदर भी अगर आपका है, क्योंकि वो सिंपल नर्सरीज में आप उस हार्श वेदर से उसको नहीं बचा पाएंगे, इन एनी सीजन यू कैन ग्रो एनी काइंड ऑफ प्लांट विच इज बीइंग इन डिमांड बाय द मार्केट। उसको अपने आर्टिफिशियली जो भी आपका ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर है, उसको सबको कंट्रोल करके विद द हेल्प ऑफ ग्रीन हाउस और ग्लास हाउस, प्लास्टिक टनल, इन सब की मदद से। तो दीज आर अंडर हाईटेक नर्सरीज। और जितना ज्यादा अभी इन सब चीजों का एक्सपोर्ट बढ़ता जा रहा है प्लांटिंग मटेरियल का, उसके साथ कई हाईटेक नर्सरीज जो हैं वो इसमें इन फंक्शन हो रही हैं, और इसमें आपको पूरा ऑटोमेटेड कंट्रोल रहता है। दिस इज अ बिग बिजनेस नाउअडेज। देन हियर वी टेक अ 5 minutes break.
फोन बंद कर देता हूँ, कैमरा बंद कर गया, साउंड स्किप कर दीजिए। ग्राफ्टिंग के लिए अपने रूट स्टॉक में लगाएंगे। देखिए आज हम यहाँ पर आम में किस तरीके से ग्राफ्टिंग की जाती है इसके बारे में आपको बताएंगे। तो ग्राफ्टिंग करने की क्या क्या उसमें टेक्निक जो है उसके अंतर्गत सबसे पहले हमको एक बर्ड स्टिक तैयार करनी है जो कि हम ग्राफ्टिंग के लिए अपने रूट स्टॉक में लगाएंगे। तो किस तरीके से बर्ड तैयार की जाती है, बर्ड स्टिक तैयार की जाती है, ये हम अभी इसमें देखेंगे। थोड़ा साथ साथ बताते जाइए बाबूजी आप। ये जो है पहले इनकी पत्तियों को जो है काट देते हैं जिससे कि जो है इनका फूड मटेरियल जो है इकट्ठा हो जाए, और 8 दिन बाद ये जो है डंठल जो है अपने आप जब ये गिर जाए तब समझ लीजिए कि ये बर्ड स्टिक जो है तैयार हो चुकी है। ये बर्ड स्टिक की जो बनाने की प्रक्रिया है 8 दिन पहले, जिस दिन आपको लेनी है बर्ड स्टिक, 8 दिन अपने जो रूट स्टॉक है उसके अंदर हम इसकी ग्राफ्टिंग 8 दिन पहले इसको तैयार। ठीक है, तो ये हमारी बर्ड स्टिक तैयार है जिसकी हम अभी ग्राफ्टिंग करेंगे। ठीक, तो इस तरीके से हम बहुत सारी बर्ड स्टिक्स तैयार कर लेते हैं एक साथ। ये हमारा रूट स्टॉक है। रूट स्टॉक मतलब देसी आम की जो गुठली होती है उससे ये पौधा तैयार किया गया। देसी आम की गुठली से जो पौधा तैयार किया जाता है उसकी जड़ में बहुत स्ट्रेंथ होती है। तो हम जितना भी ग्राफ्टेड प्लांट तैयार करते हैं उसको हम देसी प्लांट के ऊपर ही, देसी जो प्लांट का गुठली होता है उससे बनाए गए रूट स्टॉक पे ही हम तैयार करते हैं। ये आप इसका हम 6 इंच या 9 इंच ऊपर से काट देते हैं, और काटना वहीं चाहिए कि दोनों की मोटाई जो है सेम हो जाए जी। और इसके बाद जो है हम इसको वी आकार का छील देते हैं। बर्ड स्टिक जो हमने बनाई अभी, उसमें हम वी आकार का कट लगाएंगे नीचे की साइड। ये वी शेप का जो है इसका जो दोनों तरफ से छील दिया, और इसके बाद बीचों बीच इसमें जो है हम चीरा लगा करके और इसको ज्वाइंट कर देते हैं इसके अंदर। ये इसको ज्वाइंट कर दिया, दोनों सेम इक्वल मोटाई के हैं, फिटेड कर देंगे। और इसके बाद हम जो है इसको टेपिंग कर देते हैं। और टेपिंग करने के बाद हम इसको एक पन्नी से कवर कर देते हैं जिससे कि इसको गर्मी मिले पौधे को। गर्मी मिलने से क्या ये जो है इसमें फुटाव जल्दी आना शुरू हो जाता है। तो अभी कितने दिन बाद इसमें फुटाव आना? 15 दिन के अंदर, 15 दिन में इसमें जो है फुटाव चालू हो जाएगा। और जब ये फुटाव चालू होगा तो ये एक पन्नी हमें जो है निकाल देना चाहिए। ये इंडिकेट करता है कि हमारा पौधा जो हमने ग्राफ्ट किया है वो सरवाइव कर गया है, वो सक्सेसफुल ग्राफ्टिंग रही है। और अब जो हमने जिस भी वैरायटी की बर्ड स्टिक इसमें तैयार की थी, ऊपर उसी का पौधा चलेगा और नीचे हमारी जड़ भले ही अपने देसी की रहे, लेकिन ऊपर जो हमारा प्लांट की ग्रोथ होगी वो हमारी कलमी आम की होगी, जिस भी वैरायटी को हमने यूज किया है यहाँ पे बर्ड स्टिक, और इसी के अनुरूप उसका फल भी मिलेगा।
ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ्टिंग की विधि आपने यहाँ पर सीखी। इसके बाद ये हमने आम में ग्राफ्टिंग देखी। आई होप कि आपको जो मैं आपको थियोरेटिकली बता रही थी, ये वीडियो देख के आपको काफी क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हमें आम में ग्राफ्टिंग करनी है। इसी तरीके से अमरूद में भी, अमरूद गुआवा प्लांट में किस तरीके से ग्राफ्टिंग करनी है। दिस इज स्टॉक ग्राफ्टिंग बेसिकली। तो ये दूसरा एक वीडियो हम आपको अभी दिखाते हैं। जी, after seeing this video, you'll have a good experience of doing how the things work during grafting. अमरूद में हम ग्राफ्टिंग करने जा रहे हैं। अमरूद का जो ये पौधा है, ये बीज से तैयार किया गया है और तकरीबन ये ये तीसरा आइटम जो है ये उपयोग होता है उसका छिलका हटाने के लिए। जी। तो ये इसको बडिंग नाइफ कहते हैं और ये हमारा सेकेटियर है जो कटाई छटाई के काम आता है। थोड़ी सी इनकी कीमत का तो अंदाज भी ये दीजिए। चाकू जो है हमें मार्केट में 200 रुपए का मिलेगा और ये सेकेटियर जो है 300 रुपए के आसपास, 280-300 के आसपास आता है। और इसमें और भी वैरायटी है, 400 तक भी आता है। साइड कटर भी आता है इसका, लेकिन मेन जो बीचों बीच कटता है वो सबसे ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक, तो अभी अब हम इसमें एयर ले ग्राफ्टिंग करने के लिए ठीक इसी तरह का हम पुराने पौधे से जो है वो बड स्टिक लेंगे और ये इस तरीके से हम बड स्टिक इसकी भी बना लेते हैं 6 महीने पुरानी डाल में। और ये ध्यान रहे कि दोनों की मोटाई करीब करीब बराबर हो, जिससे कि वो पूरा कवर कर सके दोनों को। और इसको हम जो है लगभग 9 इंच का रखते हैं और ये भी आकार का इसको छिल देते हैं। और यहाँ बीचों बीच इसमें भी चीरा लगा करके और इसको इसके अंदर ज्वाइंट कर देते हैं और इसकी टेपिंग कर देते हैं। टेपिंग अच्छी थोड़ा कस मजबूत होना चाहिए जिससे उसके अंदर गैप ना रहे, कोई भी हवा या पानी की एंट्री उसके अंदर ना हो सके। और जल्दी फुटाव के लिए इसके पास इस बड स्टिक को जो है गर्मी मिले, इसलिए इसको जो है पॉलीथीन कैप से ढक देते हैं। और इसमें थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, कम से कम 20 से 25 दिन लग जाते हैं इसको फूटने में। नई कोपल आने में 20 से 25 दिन लगते हैं और 15-20 दिन के बाद इस कैप को हम निकाल देते हैं और ये जो है हमारा फिर पौधा तैयार हो जाता है। बिल्कुल सही। वो प्रेजेंटेशन लेना है जी, प्रेजेंटेशन ये है। हाँ हाँ, यही था, यही चल रहा था। इसको ऊपर नीचे एक बार ये स्क्रीन तो ये शो हो रही थी, इसीलिए F5 ओके।
क्योंकि उसमें आ रहा है कि नहीं देखना पड़ेगा। हाँ, आप उधर देख लीजिए, मैं तब तक एक मिनट स्किप करिए उसकी। ये होगा आपका, है ना? इसको नीचे। नीचे कर। मिनिमाइज कर। ली देखता हूँ। तो अभी जो आपने वीडियोस देखे, ये दोनों वीडियोस थे जिसमें आपको ग्राफ्टिंग करना सिखाया गया है। एंड अभी हमने देखा कि बहुत कोई बड़े इम्प्लीमेंट्स या बड़े टूल्स, फार्म टूल्स की जरूरत नहीं है हमको ग्राफ्टिंग करने के लिए। दीज आर स्मॉल टेक्निक्स, दीज आर वेरी इजी टेक्निक्स। बस आपको थोड़ा हाथ की सेटिंग उसमें होना चाहिए और धीरे धीरे करते करते वो हाथ जो है उसमें सेट हो जाता है। आपके पास ऐसे लोग होने चाहिए जिनके पास ऐसी ट्रेनिंग हो, जो ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन का, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, बडिंग, इन सब का काम कर सके। तो आप एक नर्सरी को बहुत सक्सेसफुली रन कर सकते हैं विद वेरी बहुत छोटे एक टेक्निक्स और टूल्स के साथ। इसके साथ ही मैं आपको एक, जो मैंने आपको बताया, रिटेल नर्सरीज, होलसेल नर्सरीज, प्राइवेट नर्सरीज और मेल ऑर्डर, ये 4 टाइप की नर्सरीज है। रिटेल का जैसे मैंने आपको बताया कि छोटे, स्मॉल, सीजनल, एनुअल, ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लिए फॉर सेल टू द जनरल पब्लिक, जो जनरल पब्लिक को कैटर करती है रिटेल नर्सरी। एंड इसके लिए रिक्वायरमेंट है कि इट शुड बी इन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द अर्बन एरिया। रोड के साथ इसकी प्रॉक्सिमिटी होना बहुत जरूरी है। रोड साइड पे हो तो बहुत अच्छा है, बिकॉज नॉर्मल पब्लिक को कम्युनिकेट करने में या वहां तक आने में, कम्यूट करने में दिक्कत नहीं होगी। आपका प्रोडक्ट इजीली विजिबल होगा, डिस्प्ले आप कर सकते हैं। और यहाँ पर अदर लैंडस्केपिंग प्लांट्स और गार्डन डेकोरेशन का सामान भी अलोंग विद द प्लांट्स सेल आउट इस विंडो से किया जा सकता है। तो दिस इज वन काइंड ऑफ नर्सरी। सेकेंड इज होलसेल नर्सरी, जहाँ पे हम यूजुअली plants we will grow plants in bulk for the purpose of selling to the large clients. Large clients में मैंने आपको बताया था कि जो बड़े गार्डन सेंटर्स हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, इन सब के लिए जहाँ पे बल्क में ऑर्डर होता है वहां पर होलसेल नर्सरीज करते हैं। इसके साथ ही होलसेल नर्सरीज जो हैं, कई बार रिटेल नर्सरीज जो होती हैं वो वहां पर प्लांटिंग मटेरियल तैयार नहीं करती हैं। एंड होलसेल नर्सरी जो कि इंटीरियर में होती है, काफी शहर के आउटस्कर्ट्स में बनी होती हैं, बड़े लैंड एरिया में बनी होती है, वहां से भी कई बार रिटेल नर्सरी के प्लांट्स जो हैं, रिटेल नर्सरी के लोग प्लांट्स लेके अपने रिटेल पे उसको रिटेल आउटलेट में सेल करते हैं। देन द प्राइवेट नर्सरी, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि जैसे विंध्य हर्बल हमारा अभी एक यहाँ पर विंध्य हर्बल जो अपना आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाता है, उनकी अपनी प्राइवेट नर्सरी है, बिकॉज उनको हर चीज का एरोमेटिक आपका मेडिसिनल प्लांट वहां पर उन्होंने ग्रो किया हुआ है, वहीं से उनका रिक्वायरमेंट कंप्लीट होता रहता है। तो प्राइवेट नर्सरीज भी कई बार अपनी नर्सरी भी कई इंस्टीट्यूशंस या कई क्लाइंट्स की अपनी प्राइवेट नर्सरी होती है, डिपेंडिंग, कई बार बड़े बड़े बिल्डर्स होते हैं तो उनके हर हाउसिंग प्रोजेक्ट या उनके हर प्रोजेक्ट में, बिल्डिंग प्रोजेक्ट में प्लांट्स की बहुत डिमांड होती है। तो समटाइम्स दे ओपन देयर प्राइवेट नर्सरीज ऑल्सो, जिससे उनका जो भी डिमांड है वो उनकी अपनी प्राइवेट नर्सरी से कंप्लीट होता रहे। समटाइम्स दे सम नर्सरीज वर्क अंडर द कॉन्ट्रैक्ट फॉर यूज बाय द क्लाइंट्स, तो वो सिर्फ प्राइवेटली एक पर्टिकुलर कंपनी या पर्टिकुलर फर्म के लिए ही निर्धारित होती है। और इसी तरीके से अब आजकल मेल ऑर्डर, आप जानते हैं कि
everything is online these days. तो जितना भी हमारा शॉपिंग है वो सब ऑनलाइन होता है. वी डोंट वांट टू गो टू द शॉप और वी डोंट वांट टू गो टू द नर्सरी, और उसमें हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं बिकॉज समटाइम्स टाइम की कमी है, इजी एक्सेसिबिलिटी है. तो आजकल जैसे हर चीज अदर चीजें जो हैं ऑनलाइन शॉपिंग होने लगी है, इसी तरीके से प्लांट्स का भी. अभी आप देखिए Amazon, फ्लिपकार्ट सब में आपका बॉन्साई, फ्लावर प्लांट सब कुछ ऑनलाइन जो है अवेलेबल है. ऑनलाइन उसकी कॉस्टिंग दी हुई है. यू जस्ट हैव टू ऑर्डर एंड द थिंग्स विल रीच टू योर होम. तो इसमें जो ऑनलाइन में क्या होता है कि आपने एक साइट के थ्रू अपना वहां पर प्रमोशन किया, आपने अपने पिक्स बनाए, फोटोग्राफ बनाए, आपने प्लांटिंग अलोंग विद द प्लांटिंग मटेरियल, अलोंग विद द पॉट्स, कंटेनर एंड अदर नेसेसिटीज. तो उसके साथ आपने पूरा उनका पिक्स ली और आपने ऑनलाइन उसको अपलोड कर दिया थ्रू सम परचेजिंग वेबसाइट, जैसे Amazon में कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट में कर सकते हैं, बाकी जितनी भी हमारी ऑनलाइन साइट्स हैं उनके थ्रू आप इनको इसका एडवर्टाइज कर सकते हैं. और जब आपको ऑनलाइन ऑर्डर मिलता है तो आपको वो पर्टिकुलर सामान उस प्लेस तक पहुंचाना होता है. तो ये जितना हमारा इंटरनेट टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर रही है, शिपिंग टेक्नोलॉजी, और ये नहीं कि हमें सिर्फ लोकली अवेलेबल कराना है, ये हमारा पूरा एक्सपोर्ट भी हो रहा है. स्टेट मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट, स्टेट मार्केट, सब तक हमारा जो रीच है वो हमारे किसी एक इंटीरियर नर्सरी की भी जो रीच है वो आजकल शिपिंग और इंटरनेट के थ्रू बहुत ज्यादा हो गई है. जो आउटरीच है वो बहुत बढ़ गया है. तो जो भी इंटरनेट ऑर्नामेंटल ट्रीज हैं या फ्लावर प्लांट्स हैं या बाकी मटेरियल है उसको मेल ऑर्डर के थ्रू, ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू भी भेजा जा सकता है. Then we come to the main point. Then what are the necessary physical resources for nursery? So अभी तक हमने नर्सरीज के टाइप, मैग्नीट्यूड, उनका क्लासिफिकेशन पढ़ा, किस तरीके की होती हैं, क्या क्या हमारा प्रोपगेशन टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम इस नर्सरी को चलाते हैं. और अब हमारे पास जो प्री रिक्विजिट्स हैं, हमारे फिजिकल रिसोर्सेज हमारी नर्सरी के लिए क्या होने चाहिए. सबसे पहला द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल रिसोर्स इज लैंड. सो लैंड इज द बेसिक एंड फंडामेंटल फिजिकल रिसोर्स फॉर प्लांट नर्सरी. और जो एरिया हमारा अवेलेबल है वो उसके अकॉर्डिंग हम प्लानिंग करते हैं. सपोज 1 acre एरिया इज अवेलेबल टू अस, तो हम उसमें 1 हेक्टेयर की प्लानिंग नहीं कर सकते हैं. हमको अगर 1 एकड़ हमारे पास एरिया है तो हमें उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि हमें ऑर्नामेंटल प्लांट्स का करना है या हमें फ्रूट वेजिटेबल सीडलिंग्स बनाने हैं, फ्लावर बेड्स बनानी है. बिकॉज अगर हमारे पास एरिया कम है तो हम फ्रूट प्लांट नर्सरी नहीं तैयार कर सकते. बिकॉज हमको फ्रूट प्लांट नर्सरी तैयार करने के लिए हमारा मदर ब्लॉक होना जरूरी है. और मदर ब्लॉक हमारा अगर अपना होगा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मदर ब्लॉक, अगर आप फ्रूट नर्सरी में जा रहे हैं तो मदर ब्लॉक अपना होना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप दूसरे पे डिपेंडेंसी रखते हैं और सपोज कभी कोई प्रॉब्लम आई या दूसरी नर्सरी ने आपको मना कर दिया अपना मदर ब्लॉक यूज करने के लिए, तो आपका वो साल नील चला जाएगा. आप उसको अपनी एक्टिविटीज को कैरी ऑन नहीं कर पाएंगे. या सपोज कहीं कोई डिसीज आ गई क्योंकि आप उस मदर ब्लॉक को मेंटेन नहीं कर रहे हैं और आप अपना बर्ड स्टिक्स तैयार नहीं कर सके, आप प्लांटिंग मटेरियल के लिए जो सामान है वो नहीं तैयार कर सके, तो आप के लिए मुश्किल होगा. इसलिए मदर ब्लॉक अवेलेबल होना जरूरी है. और मदर ब्लॉक के लिए यू नीड सम मोर लैंड. तो इसलिए अगर आपके पास जगह की कमी है तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग कीजिए. जैसे वेजिटेबल सीडलिंग्स का काम कम जगह में भी किया जा सकता है. फ्लावर्स का रूप तैयार करने का, फ्लावर पॉट्स तैयार करने का काम छोटी जगह में किया जा सकता है. तो इस तरीके का काम हम लैंड, जो भी हम नर्सरी का मैग्नीट्यूड रखेंगे, हमारा जो प्रायोरिटी है दैट इज लैंड. अब इस लैंड की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, उसका सॉइल सैंपल टेस्टिंग आप जरूर कराएं. जिस भी लैंड में आप करने जा रहे हैं उसकी सॉइल सैंपल टेस्टिंग हमेशा सबसे पहले करानी है, जिससे बाद में अगर उस सॉइल में कोई कमी है, बिकॉज वहीं पे आप पूरा प्लांटेशन करेंगे, उसी मिट्टी को आप यूज करेंगे, क्योंकि आप
बाहर से तो कहीं से मिट्टी नहीं लेके आएंगे, अगर आप बाहर से मिट्टी लेके आएंगे तो आपके लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट ऐड होगी। तो टू अवॉइड द problems and unmanageable soil, आपको सबसे पहले soil sample testing करानी है। अब ये जो soil है, it should be well drained, चिकनी मिट्टी नहीं होनी चाहिए, पोरस होनी चाहिए। चिकनी मिट्टी होने से पानी का भराव ज्यादा होगा, जड़ें गलने लगती हैं। पोरस मिट्टी होनी चाहिए, लाइट टू मीडियम इन टेक्सचर। सॉइल का जो पीएच है, इट शुड बी बिटवीन 6.5 to 7.5। heavy black cotton soil, sandy, ill drained and soil having high pH more than 8 are strictly avoided। हमको ब्लैक कॉटन सॉइल नहीं लेना है, सैंडी सॉइल भी नहीं लेना है, पोरस होना चाहिए बट सैंडी नहीं होना चाहिए। इल ड्रेन मतलब जहां से पानी इजिली ड्रेनिंग ना हो सके, और जिस सॉइल का पीएच 8 से ज्यादा है वो हमें अवॉइड करना है। जो सूटेबल पीएच है दैट इज 6.5 to 7.5, बट 8 से ऊपर के पीएच का सॉइल हमको अवॉइड करना है, नहीं लेना है। लो लाइंग लैंड शुड नॉट बी सेलेक्टेड, जहां पे पानी का भराव होता हो उस लैंड को भी आपको सेलेक्ट नहीं करना है। द सॉइल शुड बी फ्री फ्रॉम सॉल्ट्स एंड अदर हार्मफुल एलिमेंट्स। हो सकता है पास में कोई फैक्ट्री हो जहां से कुछ केमिकल पॉल्यूटेंट्स वहां के वेस्ट डिस्पोजल में आ रहे हो और आपकी लैंड को पॉल्यूट कर रहे हो। In that case also, अगर आप soil testing कराते हैं तो you come to know that there are some harmful elements or not, तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है। The selected site should be close to the railway station और bus station। अगर आप preferably, अगर आपके पास availability है तो आपको एक ऐसी जगह में साइट को सेलेक्ट करना है जहां से आप इजिली अपने सामान को ट्रांसपोर्ट कर सकें, आइदर थ्रू रेल, आइदर थ्रू बस, और एटलीस्ट इट शुड हैव अ एडजेसेंट रोड तो आपके पास एटलीस्ट होनी चाहिए जहां से आपको अपना सामान को, अगर आपको कहीं ट्रांसपोर्ट करना है तो आप इजिली उसको कर सकें। विंड ब्रेक्स एंड शेल्टर बेल्ट शुड बी रेज्ड प्रायर टू प्लांटिंग नर्सरी plants। Then second is irrigation facilities। सबसे पहला हमारा land and then we come to the irrigation facilities। अगर पानी बिन सब सून, कहते हैं ना पानी बिन सब सून, तो बिना पानी के there will be no nursery। तो सब हमको irrigation facilities हमारे पास क्या अवेलेबल है? Sufficient and assured supply of irrigation। आपके पास वहां पर बोर है, मोटर से पानी आप निकाल सकते हैं, वेल है, कुआं है तो आप उससे पानी निकाल सकते हैं। और अगर आपके पास पानी है पर कम है तो यू कैन यूज स्प्रिंकलर्स, यू कैन यूज ड्रिप। ये सब आप मॉडर्न टेक्निक्स यूज करके उस पानी को आप यूटिलाइज कर सकते हैं, बट देयर शुड बी प्रॉपर इरिगेशन सप्लाई ऑफ वाटर। Quality of irrigation water should be at prescribed level। Harmful factors can be tested by water testing in laboratory। और सॉइल टेस्टिंग के साथ साथ जो पानी आपके पास अवेलेबल है उसकी टेस्टिंग होना भी बहुत जरूरी है। कई बार हमारा नदी नाला पास में होता है और हम मोटर के थ्रू, पंपिंग के थ्रू उस पानी को यूज करते हैं, बट वी नेवर नो कि वो पानी जहां से आ रहा है उसमें किन किन फैक्ट्री का वेस्ट डिस्पोजल है। एंड थ्रू water, this waste disposal will enter into the plant system and this will deteriorate the health of the plant। growth जो है उसकी अफेक्ट करेगा। तो हमको जो पानी हम यूज करने जा रहे हैं उसकी टेस्टिंग भी लेबोरेटरी में कराना जरूरी है। द pH एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ इरिगेशन वाटर शुड बी टेस्टेड। ये हमारा टेस्टिंग होना जरूरी है। एंड द थर्ड वन इज लेबर। If we start any nursery, we should have the proper skilled, semi-skilled or unskilled labor at our disposal, because without labor you cannot everything cannot be managed with farm implements, because यहाँ पर labor का ही सबसे ज्यादा यूज है, farm implements का यूज बहुत ज्यादा नहीं है। This is an important resource, basically labor is the important resource here in nursery setting। degree of mechanization must be considered before estimating the labor requirement। हमको क्या क्या चीजें किससे करनी है
ये हमको पहले एस्टिमेट करना जरूरी है, हमारा क्या मैग्नीट्यूड होगा, हम एक साल में कितना प्रोडक्शन, प्लांट प्रोडक्शन की कैपेसिटी रखेंगे, उसके हिसाब से हमें लेबर रिक्वायरमेंट को एडजस्ट करना है. स्किल्ड एज वेल एज अनस्किल्ड मैन पावर इज नेसेसरी फॉर ग्राफ्टिंग, बर्डिंग, वीडिंग, इरिगेशन, स्प्रेइंग, डस्टिंग, ट्रेनिंग, प्रूनिंग एक्सेट्रा. जो जितनी सारी एक्टिविटीज हैं, सपोज जैसे वीडिंग है तो वीडिंग के लिए वी कैन यूज अनस्किल्ड लेबर, बट फॉर ग्राफ्टिंग, बर्डिंग, लेयरिंग, इन सब के लिए हमको एक स्किल्ड लेबर की जरूरत है जिसको ये सारी टेक्निक्स की जानकारी हो. इसके साथ ही अगर हमारे पास ऑटोमाइज्ड इरिगेशन सिस्टम है तो वी शुड हैव अ स्किल्ड लेबर. अदरवाइज हमारे पास बाकी सब चीजें जैसे स्प्रे करना है तो उसके लिए भी हमारे पास एक सेमी स्किल्ड लेबर का होना जरूरी है. टेक्निकली साउंड गार्डनर्स आर ऑल्सो नेसेसरी. जो गार्डनिंग का काम जिनको आप देखने के लिए दें तो दे शुड हैव सम टेक्निकल नॉलेज. एकदम अनट्रेन्ड जो है या अनस्किल्ड लेबर लेके से भी सिर्फ काम नहीं चलेगा. यहाँ पर हमको the person who is looking after the nursery they should have some technical sound knowledge. Labor should be available at रीजनेबल रेट्स. तो ये हमको बहुत ध्यान देना है कि हम जिस एरिया में नर्सरी सेटअप करने जा रहे हैं वहां पर जो लेबर है वो हमें किन रेट्स पर हमें मिल रही है. बिकॉज अगर रेट्स उसके बहुत ज्यादा होते हैं, वहां पर अगर लेबर का कॉस्ट बहुत ज्यादा है तो हमको उसी हिसाब से अपना लेबर रिक्वायरमेंट को कम करना पड़ेगा. अदरवाइज हमारा जो सेटअप है इट विल एंड अप इन लॉस. देन द नेक्स्ट फोर्थ रिसोर्स, फिजिकल रिसोर्स इज इलेक्ट्रिसिटी. अगर हमको अपने स्प्रिंकलर चलाने हैं, ड्रिप सिस्टम चलाना है, फर्टिगेशन करना है, तो इन सब के लिए हमको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है. तो अवेलेबिलिटी एंड रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी तो है, इलेक्ट्रिक लाइन पहुंच गई है, बट रेगुलर सप्लाई वहां पर अवेलेबल नहीं है तो दिस विल बी अ प्रॉब्लम. तो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वाटर पंप्स, स्प्रेइंग, डस्टिंग, मेनी अदर ऑपरेशंस. A load sharing should be minimum possible. Electricity is very essential. So the next physical resource is road and transport. अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम either it should be nearby railway station or it should be nearby bus stand, or at least there should be a road nearby so that the nursery stock which is ready for sale it should it will be transported easily to the client or easily to the destination जहाँ पे इसको पहुँचना है. और ये सारी फैसिलिटी हमारी टाइमली इंपोर्ट करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए हमको जो हमारा स्टॉक है, बिकॉज वंस द स्टॉक इज रेडी हमको इमीडिएटली उसको डिस्पैच करना होता है. अदरवाइज उसको मैनेज करने का, देखिए अगर आपका स्टॉक तैयार है, नर्सरी में रखा हुआ है, देन इट इज अ लॉस, बिकॉज कंटिन्यूसली उसको मेंटेन करना, उसको मैनेज करना, उसको रोज इरिगेट, क्योंकि ये छोटे प्लांट्स होते हैं, इनको डेली और अल्टरनेट डे पे इनको इरिगेशन करना भी बहुत जरूरी होता है. इसलिए इनको जो मेंटेन करना, रख के मेंटेन करना इज ऑल्सो अ लॉस. इसलिए वंस द स्टॉक इज रेडी वी शुड इमीडिएटली डिस्पैच इट टू द क्लाइंट जहां पे भी इसको पहुंचना है. तो हमारा इसके लिए रोड और ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी हमारे पास होना बहुत जरूरी है. इसके बाद जो हमारा मदर प्लांट्स की मैंने आपसे बात की थी, मदर प्लांट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर सक्सेसफुल नर्सरी. वी ऑल नो कि हमारा अगर नर्सरी और स्पेशली फ्रूट प्लांट का अगर आपको नर्सरी करना है या वेजिटेबल के पेरेनियल प्लांट की भी अगर आपको नर्सरी बनानी है तो आपके पास उनके मदर प्लांट्स होना बहुत जरूरी है. सेपरेट प्लांटिंग ऑफ मदर प्लांट्स ब्लॉक इज नेसेसरी. देन डिफरेंट वैरायटीज ऑफ मदर प्लांट्स आर प्लांटेड इन डिफरेंट प्लॉट्स. हमारे पास एकदम जो मदर ब्लॉक है उसमें हमारा पूरा सेग्रीगेशन होना चाहिए कि दिस bed is this plot is for this particular variety, this plot is for this particular variety. तो हमारे पास variety wise different plots होने चाहिए mother blocks में. Pests and diseases are controlled regularly by spraying pesticide and fungicide. और जब हमारे पास mother blocks है, वहाँ पर plants हैं, fruits हैं, तो हमारा continuously pest और diseases का हमको रिस्क वहां पर बना रहता है. तो हमको रेगुलरली उसको
कंट्रोल करना है, हमको पेस्टिसाइड और फंगिसाइड का टाइम टू टाइम डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट हमको वहां पर स्प्रेइंग करते रहना है, जिससे हमारा जो मदर ब्लॉक है वो उसमें कोई डिसीज ना आए, कोई परमानेंट डैमेज ना हो। Mother plants should be authentic and selected from the government nurseries or from the agriculture universities. तो mother plants जो हमारे हों वो authentic plants होने चाहिए and it would be better if these are made from the asexual vegetative propagation like layering, grafting. क्योंकि मैंने आपको बताया कि लेयरिंग ग्राफ्टिंग से जो पौधे तैयार होते हैं उनमें उनके ओरिजिनल पेरेंट्स के गुण या कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट होते हैं, एकदम 100% उसमें वही कैरेक्टरिस्टिक्स बनते हैं। तो मदर प्लांट्स जो हमारे होने चाहिए वो ऑथेंटिक नर्सरीज या यू कैन से गवर्नमेंट नर्सरीज या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से आप प्रेफर करें लेना उसको, क्योंकि वहां पर जो आपको मदर प्लांट मिलेगा वो ऑथेंटिक प्योर प्रोजेनी होगी। तो यहाँ से हमको उसको लेना है। Then mother plant should be selected very carefully as the seal of the nursery stock depends on the mother plants used for the propagation. तो हमको जब मदर प्लांट का सिलेक्शन कर रहे हैं वी शुड बी एक्स्ट्रा केयरफुल, बिकॉज हमारा पूरा जो नर्सरी का स्टॉक है वो मदर प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करता है। Then the propagation structures. Propagation structures भी एक essential चीज है हमारे नर्सरी के लिए। This is a very physical, this is a important physical resource for the nursery. These are very essential for production of graft or seedlings. हमारे पास structures क्या क्या हैं? They are useful for multiplication of graft and seedling. Hardening of plant is done with the help of propagation structure. जब हम एक प्लांट को तैयार करते हैं, एक बैग में उसको रखते हैं, तो हमें उसका वो बहुत सॉफ्ट होता है उस समय और एनी हार्श कंडीशन कैन डैमेज द प्लांट। तो हमें इसको पहले एक्नेटाइज करने के लिए उसको हार्डन करना पड़ता है। उसका स्टेम का जो मोटाई है वो थोड़ा ग्रो हो जाए और स्टेम थोड़ा सा मोटा हो जाए तो हम उसको रीप्लांटिंग फील्ड में कर सकते हैं, सेलिंग कर सकते हैं, जिससे कि रीप्लांट होके तो बहुत सॉफ्ट होगा। जब उसका स्टेम जो प्लांट का जो हमने तैयार किया है तो उसके मरने के चांसेस, उस पौधे के खत्म होने के चांसेस जब हम उसे फील्ड में इम्प्लांट करते हैं बहुत ज्यादा होते हैं। हमें प्लांट को, सैपलिंग को इतना हार्डन उसके स्टेम को करना है या उसको हमें इस तरीके, उसको हमें कई बार सपोर्ट भी देना पड़ता है। जब वो बहुत सॉफ्ट होता है तो वो कई बार किसी भी दिशा में गिरने लगता है, तो हमको ऐसे प्रोपोगेशन स्ट्रक्चर्स के साथ उसको हमें खड़ा करना है जिससे कि हमारा हार्डनिंग ऑफ प्लांट वहां पर हम अपनी नर्सरी में रह के उसकी कर सके और वो हमारा फील्ड कंडीशन में जाने के लिए प्लांट्स तैयार हो सके। दिस इज नोन एज हार्डनिंग ऑफ प्लांट। Then hedges and compounds. So thorny plants like chiller, thorny creepers, golden duranta, agave are used as a hedges in the nursery. Normally जो हम hedge बनाते हैं नर्सरी की वो हम thorny plants से बनाते हैं। वो हमारा वहाँ पर हम थोड़ा ornamental cactus वगैरह भी यूज कर सकते हैं जितने, क्योंकि उनका भी यूज है तो हमारा बोथ पर्पस सॉल्व होगा, हमारी फेंसिंग भी तैयार हो जाती है और उसके साथ साथ हमारा जो प्लांटिंग मटेरियल है वो भी तैयार हो जाता है। जैसे गोल्डन ड्यूरेंटा है उसको हमने हेज में लगा दिया, वहीं से हम उसका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू कटिंग करके उसकी स्टिक्स को हम दूसरे बैग्स में रोप देंगे और वहां से हमारा नया प्लांट तैयार हो जाएगा। तो हमारे पास हेज के साथ साथ हमारे पास प्लांटिंग मटेरियल भी तैयार हो जाता है। तो हमको हेज ऐसे प्लांट से बनाना है जिनकी मार्केट में बल्क में डिमांड होती है, तो हमारे पास हेज के साथ साथ प्लांटिंग मटेरियल भी तैयार होता है। टाइम और मनी, एनर्जी सब इसमें सेव होती है। बार्ब्ड वायर फेंसिंग इज आल्सो यूज, और इसके साथ साथ आप वायर फेंसिंग भी यूज कर सकते हैं। हेजेस प्रोटेक्ट द नर्सरी प्लांट फ्रॉम वाइल्ड एंड स्ट्रे एनिमल्स। अगर आप थॉर्नी प्लांट्स की हेजेस लगाते हैं तो हमारे जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं जो हमारे प्लांट्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं या बाहर से कोई हमारा चोरी वोरी कर सकता है, तो उसको भी हम इन सब चीजों के लिए हम हेज को तैयार करते हैं। दे फिक्स द बॉर्डर ऑफ द नर्सरी एंड आर ऑर्नामेंटल एंड डेकोरेटिव। तो ऑर्नामेंटल और डेकोरेटिव होने के साथ साथ हमारा प्रोटेक्शन का पर्पस भी हेजेस से सॉल्व हो जाता है। देयर स्पेस फॉर हार्डनिंग ऑफ नर्सरी प्लांट्स। तो हमें प्लांट हमने तैयार किया,
हमको स्मॉल शेड नेट बनाने पड़ते हैं। जब मैं आपको वीडियो भी दिखाई थी, आपने देखा था हम एक बड़े से शेड हाउस में, नेट हाउस में है। तो हमको क्योंकि प्लांट जब तैयार होते हैं बहुत सॉफ्ट वुड होता है, बहुत डेलिकेट होते हैं, अगर हम इनको डायरेक्ट सनलाइट में रख देते हैं तो हमारा इनका खत्म होने का चांस रहता है, ये डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, प्लांट सूख सकता है। तो इसलिए हम स्मॉल शेड नेट हाउसेस तैयार करते हैं। स्मॉल शेड नेट हाउसेस तैयार करने के लिए अगर आप इनिशियल लेवल पे बहुत छोटे लेवल से नर्सरी स्टार्ट कर रहे हैं, यू कैन यूज द सॉफ्ट बैम्बू जो होता है ना, बांस, सॉफ्ट बांस, उसको भी आप यूज कर सकते हैं, जिसमें आप उनको यूज करके आप हट टाइप का शेप दे सकते हैं। तो ये आपका बहुत एक स्ट्रक्चर, आपका एक लो कॉस्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे तैयार होगा। उसको यूज करके आप बेसिक फ्रेम बना सकते हैं और उसके ऊपर आप नेट को यूज करके एक छोटे छोटे से हट्स टाइप के लो कॉस्ट हट्स बना सकते हैं, जिनमें आप अपने प्लांट्स को रख सकते हैं। और अदरवाइज विद अ प्रॉपर स्ट्रक्चर दीज शेड नेट हाउसेज आर कैन बी प्रिपेयर्ड, जिसमें कि थोड़ा कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। तो ये हम हार्डनिंग ऑफ नर्सरी प्लांट्स की, जैसे जैसे हमारे प्लांट्स तैयार होते गए, हम इनको हार्डनिंग के लिए नर्सरी प्लांट्स को शेड नेट हाउस में शिफ्ट करते चले जाते हैं। देन यंग पैम्पर्ड सीडलिंग्स दैट वर ग्रोन आइदर इंडोर और इन अ ग्रीन हाउस विल नीड अ पीरियड टू एडजस्ट एंड एक्लिमेटाइज टू आउटडोर कंडीशन प्रायर टू प्लांटिंग। तो हम इन्हें इससे पहले कि जमीन में इनको हम लगाएं, उससे पहले हम इनकी हार्डनिंग करते हैं, इनको एक्लिमेटाइज करते हैं। एक एडजस्टमेंट पीरियड इनका होता है, जिसके दौरान ये इतने स्ट्रेंथन हो जाते हैं कि अब हम इन्हें फील्ड में ट्रांसप्लांट करेंगे तो ये इजिली सर्वाइव कर जाएंगे। This transition period is called as hardening off. Then hardening off gradually exposes the tender plant to wind, sun and rain and toughen them by thickening the cuticle on the leaves so that leaves lose less water. तो जब हमारी जो सॉफ्ट प्लांट होता है, उसकी लीव्स जो होती हैं वो बहुत थिन होती हैं, बहुत पतली होती हैं, तो उसका जो क्यूटिकल है वहां से जो पानी है, वाटर जो है, वो बहुत इजीली लॉस हो जाता है। तो ये टाइम में थोड़ा लीव्स जो है थोड़ी थिक हो जाती हैं, जो उनका स्टेम है वो थोड़ा थिकन हो जाता है। तो ये सारे टाइम में हमारा जो प्लांट है वो सर्वाइवल, उसके अंदर सर्वाइवल टेंडेंसी बढ़ती चली जाती है। एंड दिस हेल्प प्रिवेंट ट्रांसप्लांट शॉक इन विच द सीडलिंग हैव अ स्टंटेड ग्रोथ। कई बार आप देखिए कि बहुत छोटे मुलायम प्लांट जो जस्ट तैयार हुआ है उसको आप फील्ड कंडीशन में लगा देते हैं तो वो सर्वाइव नहीं कर पाता है एंड दे डाई फ्रॉम सडन चेंजेस इन द टेम्परेचर। क्योंकि आप जब शेड नेट हाउस में रख रहे हैं या ग्रीन हाउस में आपका रखा है तो वहां पर टेम्परेचर अलग होता है, बट फील्ड कंडीशन में हार्श कंडीशन होती है, वहां पर वो आपका इस चेंज को बेयर नहीं कर पाता है। देन हार्डनिंग ऑफ टाइम डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ प्लांट ग्रोन एंड द टेम्परेचर फ्लक्चुएशन। और ये हार्डनिंग ऑफ टाइम जो है ये हर प्लांट के लिए अलग अलग होता है। कुछ प्लांट बहुत जल्दी हार्डनिंग हो जाती है, कुछ प्लांट में थोड़ा सा टाइम लगता है। देन द 10th physical resource for the nursery is store and office. So store and office, हमको एक छोटी बिल्डिंग वहां पर अपने नर्सरी, उसमें ऑल्दो हमको पॉली हाउसेज या नेट हाउसेज की रिक्वायरमेंट है, बट एक स्मॉल स्टोर या ऑफिस टाइप का आपको वहां पर जरूरत है, जिसमें आप अपने गार्डन टूल्स, इम्प्लीमेंट्स, रॉ मटेरियल, आपका मैन्योर है, इंसेक्टिसाइड है, फंजीसाइड है, देन फर्टिलाइजर्स हैं, छोटे छोटे बोर्ड्स हैं, आपके पॉलिथीन बैग्स हैं जो कि आपका रिक्वायर्ड है। तो जितना भी सामान हमारा वहाँ पर रिक्वायर्ड होता है, वी शुड कीप दिस ऑल दीज मटीरियल इनटू द स्टोर। तो an ideal nursery has at least one managed office for keeping all registered notebook information books and for instructing the team. तो एक आइडियल नर्सरी का जो हम बात करते हैं तो उसके अंदर एक स्टोर, छोटा स्टोर और एक छोटा ऑफिस, जिसमें हमारा पूरा रजिस्टर, नोटबुक, जितना भी हमारा ऑफिशियल रिकॉर्ड है वहाँ सब हम रखते हैं। एंड द रिकॉर्ड ऑफ मदर प्लांट्स, प्रोजेनी, स्टॉक ऑफ प्लांट एक्सेट्रा इज प्रिजर्व इन ऑफिस। तो जितना भी हमने मदर ब्लॉक हमारा है उसका पूरा प्रोजेनी का रिकॉर्ड। एक तरफा है मेरा प्यार हुए दिल में समझता ही नहीं, पता है मुझे तो किसी और। फिर
इसको कब प्लांट ट्रांसप्लांट किया गया, कितना हमारा प्लांट का स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है, कितना हम प्रोड्यूस कर चुके हैं, ये सारा स्टॉक रखने के लिए हमारे पास स्टोर एंड ऑफिस इज रिक्वायर्ड। अब जैसे हर बिजनेस में हमको एक चीज रिक्वायर्ड होती है, दैट इज अ लाइसेंस। कोई भी काम, कोई भी किसी भी चीज को, चाहे हमारा वो शौक जब हम किसी उद्यम के रूप में लेते हैं, तो हमारे गवर्नमेंट ने मैल प्रैक्टिसेस ना हो। कोई भी गवर्नमेंट किसी भी उद्यम में जब कोई पर्सन जाता है तो उसके लिए लाइसेंसिंग की सुविधा की हुई है, बिकॉज ये जो लाइसेंसिंग की प्रोविजन जो किया जाता है वो इसलिए कि किसी भी बिजनेस में मैल प्रैक्टिसेस को रोका जा सके। तो सेम इज द केस इन नर्सरी बिजनेस। यहाँ पे भी हमारा जो कोई भी टाइप की मैल प्रैक्टिसेस ना हो सके, उसके लिए लीगल ऑथराइजेशन हमको जरूरी है। यहाँ पर एक लाइसेंस हमारा हमको मिलता है। अ कमर्शियल नर्सरी बिजनेस रिक्वायर्स अ बिजनेस लाइसेंस विच इज अ रादर अ लेंथी प्रोसेस। थोड़ा सा एक इसमें प्रोसेस इन्वॉल्व है। In many cases zoning ordinance dictate possible use of land, जिसमें कि वो आपको जो भी आपकी जिस भी जोन में आपका वो लैंड जिसमें आप अपनी नर्सरी को सेटअप करने जा रहे हैं, उस जोन के हिसाब से आपके कुछ गाइडलाइंस होते हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है। नॉर्मली अ नर्सरी बिजनेस वुड बी कंसिडर्ड एज अ एग्रीकल्चर यूज। तो हम ये कॉमर्शियल इसमें इसको जो नर्सरी को कॉमर्शियल उस पे बिजनेस में नहीं लिया जाता है। नॉर्मली एग्रीकल्चर यूज या एग्री बिजनेस के नाम से इसको हम लेते हैं। Or permits regarding establishment of greenhouses must be taken before erection of a greenhouse, storage building or warehouse for storing material and equipment required in a nursery. तो हमको एक लाइसेंस इसके लिए और या फिर आप you can say this is a basically a permission to एक तरफा है मेरा प्यार हुए पर नर्सरी, ये हमको एक रिक्वायर्ड होती है फ्रॉम द लोकल अथॉरिटीज फॉर अवेलिंग इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड अदर फैसिलिटीज। तो जो भी आपके टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं वो एक एग्री बिजनेस के रूप में इसमें लेते हैं। कमर्शियल इंडस्ट्री के लिए अलग लाइसेंसिंग होती है, अलग मापदंड होते हैं, पर यहाँ पर एक एग्री बिजनेस के रूप में इसको लिया जाता है, तो इसके लिए मापदंड आपके अलग होते हैं। अब यहाँ पर आपको अपना जब आप परमिशन लेते हैं तो आपको ये सब बताना जरूरी होता है कि आप इसको एज अ रॉ मटेरियल आप बेच रहे हैं, लाइक आप अपना जो प्लांटिंग मटेरियल तैयार कर रहे हैं, दिस विल बी सोल्ड एज अ रॉ मटेरियल, और आप किसी आर्किटेक्ट्स को सेल आउट कर रहे हैं या फिर आप किसी और नर्सरी को देने जा रहे हैं, ये सारी चीजें इसमें कंसिडर की जाती हैं। देन इन्वेस्टिगेशन ऑफ पोटेंशियल मार्केट फॉर नर्सरी प्लांट नर्सरी, फिजिकल रिसोर्सेज आपने बात की आपके साथ। इसके बाद हमारा जो हमको एक इन्वेस्टिगेशन बिफोर सेटिंग अप ऑफ द नर्सरी हमको देना होता है, इन्वेस्टिगेशन करना होता है कि so that we will be able to arrive at the decision कि हमको अपनी नर्सरी का मैग्नीट्यूड कैसा रखना है, which type of plants we will grow, either it will be a fruit nursery, either it will be a vegetable or ornamental or aromatic, or it will be a high tech. So this will depend on the availability of physical resources which we have talked about. अभी हमने 10-12 पॉइंट्स हमने जो फिजिकल रिसोर्सेज के पढ़े उन सब के ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरा इन्वेस्टिगेशन हमको मार्केट का करना है कि जो हमारा नियर बाय मार्केट है वहां पे किस चीज का प्रोडक्शन हमें करने की जरूरत है, प्रोडक्शन ऑफ सफिशिएंट क्वांटिटीज ऑफ गुड क्वालिटी मटेरियल इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द कस्टमर नीड्स। तो जो हमारा कस्टमर नीड क्या है, इन हमारे जो सराउंडिंग्स एरिया है वहाँ कस्टमर की क्या नीड है, या फिर हमारे पास ऐसे बायर्स हैं जो कि हम अगर होलसेल में उसको प्रोड्यूस करें तो वो इसको परचेस करेंगे। तो दिस टाइप ऑफ स्मॉल इन्वेस्टिगेशन एवरी एंटरप्रेन्योर शुड डू प्रायर टू सेटिंग अप द नर्सरी। सो दिस इज बेसिकली मार्केटिंग आपको, क्योंकि में आपका डीपीआर ऑफ द यूनिट, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑफ द यूनिट, आप जो यूनिट सेटअप करने जा रहे हैं उसमें पूरी आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट होनी चाहिए। लैंड रिपोर्ट फॉर द लोकेशन, जिस लोकेशन पे आपकी जमीन है, खसरा टू रिसीव फाइनेंशियल असिस्टेंट अप टू